चलिए लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने विंड के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जानी थी कि एग्जैक्टली विंड क्या होता है, करेक्ट। और विंड के जो इंपॉर्टेंट ऐसे थिंग्स है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स, करेक्ट। तो विंड के बारे में हमने दो फैक्टर्स जो है वो पढ़ लिए। उसमें से एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेटिंग फोर्स, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिए आप कि जनरेटिंग फोर्सेस कौन से होते हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा कि फैक्टर मतलब इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, which is very important because this force is a generating force of wind, and now second important force जो कोरियोलिसिस फोर्स था। तो कल कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में किसी डाउट था? किसी को डाउट है कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में? स्टिल कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में, सिर्फ इसमें मैंने जैसे कहा था कि आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट ना, यही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे ही फिर बाद में जो डायरेक्शन है विंड्स की वो डिसाइड होती है। क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, दोनों करना है या सिर्फ कोरियोलिस फोर्स करना है? अच्छा चलो ठीक है। तो बेसिकली देखो हमने क्या देखा था, मैंने कल बहुत सारी एनालॉजी दी थी विद रिस्पेक्ट टू कोरियोलिस फोर्स। तो एनालॉजी में मतलब क्या, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई ये अगर ये फास्ट ट्रेन है और ये आपकी स्लो ट्रेन है, तो बेसिकली अगर ये कोई पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है और यही इस ट्रेन में यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने कहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो एग्जैक्ट अभी उनका वो अगर देख रहे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उन्होंने मैच कर लिया लाइन में, ठीक है, दोनों एक लाइन में आ चुके हैं। बट जैसे हमने कहा था कि ये फास्ट ट्रेन है, तो फास्ट ट्रेन से अगर कोई चीज हम लोग स्लो ट्रेन की तरफ फेंक के मारते हैं, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे एंड ना होते हुए कहां पे होगी, तो सामने होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस ट्रेन का जो स्पीड ज्यादा है, फास्ट ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो उसके कारण वो जो बॉल है पर्टिकुलरली उस पर्सन के हाथ में, तो उसने भी वो मोमेंटम गेन करा हुआ है। तो जब ये कोशिश करेगा कि इस दरवाजे पे ये वो बॉल देने की कोशिश करेगा इस पर्सन को जो स्लो ट्रेन में, बट वो एग्जैक्टली यहाँ पे एंड ना होते हुए वो सामने की तरफ एंड होगी, करेक्ट। इतना याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स अलग अलग है दोनों ट्रेन की, मतलब दोनों पर्सन की, करेक्ट। और कॉन्ट्ररी क्या होगा, मतलब इसकी अपोजिट क्या होगा, अगर मान लो स्लो ट्रेन से कोई फास्ट ट्रेन पे बॉल फेंक के मार रहा है, मतलब कि इस पर्सन को देने की कोशिश कर रहा है जो फास्ट ट्रेन में अभी है, तो होगा क्या कि बॉल जब हम लोग यहाँ पे फेंक के मारेंगे, बट हमने निशाना तो इस यहाँ पे लिया है, मतलब हमने एम करा है कि इस फास्ट ट्रेन के दरवाजे पे वो बॉल जाए, बट तब तक वो बॉल जब तक हवा में है या फिर इस पाथ में है तब तक ये आगे बढ़ जाएगी। तो बॉल एक्चुअली इस ट्रेन के इस दरवाजे पे हिट ना होते हुए ये दरवाजा आगे निकल जाएगा, तो इसके पीछे में हिट होगी, करेक्ट। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे जब फास्ट कोई चीज है और यहाँ पे स्लो है, ये फास्ट है ये स्लो है, तो फास्ट से कोई चीज निकलेगी, करेक्ट। मतलब फास्ट जहां पे एरिया, मतलब जो रीजन फास्ट है या फिर जो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सन फास्ट एक्चुअली मूव कर रहा है एज कंपेयर टू दिस स्लो पर्सन, तो वहां से अगर कोई चीज आती है तो वो एक्चुअली स्लो पर्सन के सामने जाके पड़ेगी, और स्लो पर्सन से अगर कोई चीज निकल रही है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड, ठीक है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल स्पीड। तो डिफरेंशियल स्पीड के कारण ये सब कुछ चीजें होती है, ये हमने कल समझा था, करेक्ट। अभी ये जो कंसेप्ट है इसी को हमें अप्लाई करना है टू अंडरस्टैंड कोरियोलिस फोर्स। बट उसके ही पहले अर्थ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि अर्थ के ऊपर हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लैटिट्यूड्स है, और उन लैटिट्यूड का जो सरकमफेरेंस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है इट इज द लॉन्गेस्ट, जो सरकमफेरेंस है उसका सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इक्वेटोरियल वाला सबसे लॉन्गेस्ट है। और एज यू गो टुवर्ड्स द पोल आपके जो कुछ इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी लैटिट्यूड हम लोग अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस लैटिट्यूड के ऊपर अगर कोई पर्सन यहां पे भी है या फिर यहां पे भी है, लैटिट्यूडनली वो एक ही लाइन के है, लैटिट्यूड वाइज वो 0 डिग्री है, लेट्स से कि दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड वाइज वो, सॉरी लॉन्जिट्यूड वाइज नॉट लॉटिट्यूड, तो लॉन्जिट्यूड वाइज वो एक ही लॉन्जिट्यूड पे, दैट इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। बट लैटिट्यूड वाइज अगर देखा जाए, इफ दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो वो लैटिट्यूड वाइज दो अलग अलग जगह पे है, मतलब अर्थ के ऊपर उनका पोजीशनिंग अलग अलग है। तो एक 0 डिग्री पे है पर्सन और एक 30 डिग्री पे है, बट लॉन्जिट्यूड वाला एक ही है। तो ये जब पूरा अर्थ एक चक्कर लगाती है ना, तो ये दोनों पर्सन इस पॉइंट पे, मतलब ऑब्वियस है कि जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी इस तरीके से, करेक्ट, तब ये जो पॉइंट है ये भी आगे बढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि ये पॉइंट यहां पे रहेगा तो ये पॉइंट यहां पे रहेगा, मतलब आगे बढ़ने के बाद
1 घंटे बाद ये पॉइंट यहां पे रहेगा तो ये पॉइंट यहां पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों पॉइंट आगे एक ही जगह पे रहेंगे। मतलब ये जो लैटिट्यूड है जब ये अपना पोजीशनिंग चेंज करेगी, तो लेट्स से कि ये लैटिट्यूड में इस तरीके से कर्व निकाल रहा हूं क्योंकि हमारा अर्थ कर्व है, तो यहां पे अगर पोजीशन रहेगा 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले पर्सन का, तो ये भी यही रहेगा। कि इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्जिट्यूडनल वाइज जो पर्सन है, लॉन्जिट्यूडनल वाइज जो पर्सन है वो अगर एक ही लॉन्जिट्यूड पे है तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एन अर्थ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एन अर्थ, अगर उन दोनों का पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन पूरा 24 घंटे का चक्कर लगा के इस प्लेस पे एक ही टाइम में आने वाले हैं, पूरा 24 घंटे का चक्कर लगाते हुए। बट मैंने ये कहा था कि 24 घंटे में दोनों चक्कर तो लगा रहे हैं, बट एक यहां पे ऑब्जर्व करने की चीज क्या है कि इक्वेटर वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करके अपना पूरा ये पोजीशन वापस आ रहा है, ठीक है, और जो 30 डिग्री वाला है वो उसका जो डिस्टेंस है, मतलब सर्कमफरेंस है, वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन वाले पर्सन से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो दोनों 24 घंटे में एक ही जगह पे वापस आते हैं और डिफरेंस है डिस्टेंसेस में, तो इट मींस व्हाट कि वो दोनों पर्सन डिफरेंशियल स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। मतलब डिफरेंशियल स्पीड मतलब दोनों के स्पीड में डिफरेंसेस है। करेक्ट, इतना याद रखिए कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं पे स्पीड होगी टू कवर द डिस्टेंस, पूरा सर्कमफरेंस कवर करने का सबसे ज्यादा अगर डिस्टेंस किसके पास होगा तो वो रहता है इक्वेटोरियल। मतलब इक्वेटोर पे रहने वाले जो कुछ पर्सन है वो सबसे फास्ट मूव करते हैं और अपना एक पूरा चक्कर लगाते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल जाते हैं तो क्या होता है, सर्कमफरेंस कम कम होते जाता है, और जितना कम कम होते जाएगा उतना वो पर्सन उतना ही स्लो स्लो अपना पूरा चक्कर लगाएगा, सो दैट कि वो एक ही टाइम पे वो दोनों पर्सन एक ही जगह में 24 घंटे में पहुंच पाएंगे। करेक्ट, तो इतना ही याद रखो कि अर्थ के इक्वेटर पे जो भी पर्सन रह रहे तो वो सबसे फास्ट अपना कवर कर रहे डिस्टेंस, ठीक है। बट कॉन्ट्ररी मतलब उसके अपोजिट क्या हो रहा है कि जो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल या फिर टुवर्ड्स द साउथ पोल, मतलब अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर जो भी आपके लैटिट्यूड्स है, तो वहां पे रहने वाले लोग इक्वेटर के कंपेयर में स्लो सर्कमफरेंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 30 डिग्री वाला पर्सन क्या हो रहा है, एकदम स्लो आगे बढ़ रहा है, ये पर्सन फास्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके कारण क्या होता है, जैसे हमने देखा है कल कि इसके कारण एक्चुअली डिफरेंशियल स्पीड के कारण क्या होता है कि जो विंड है, अभी विंड अगर हम लोग कह रहे हैं कि लेट्स से कि इक्वेटर हम लोग मान के चल रहे हैं, इक्वेटर के ऊपर अगर मान के चलो हाई प्रेशर बना है फिलहाल, ठीक है, समझ जाने के लिए मैं समझा रहा हूं, और 30 डिग्री पे अगर लो प्रेशर बना है, तो हमने क्या देखा था कि 30 डिग्री लाइन विच इज हम लोग इक्विवेलेंट टू, हम लोग इसको आइसोबार समझ सकते हैं कि मान के चलो ये पूरे 30 डिग्री लाइन के ऊपर एक आइसोबार बना हुआ है। आइसोबार कभी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो थोड़ा इस तरीके से होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेसेस है या फिर जो टेम्परेचर है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल लैटिट्यूड एकदम सेम नहीं होता, वो लोकली वेरिएशन उसमें आते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 30 डिग्री के ऊपर अगर मान के चलो लो प्रेशर बना हुआ है और इक्वेटर के ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो नेचुरली जब मैंने बताया था आपको कल मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब इस तरीके से, तो हमेशा क्या होता है आइसोबार को जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो फॉर्मेशन के लिए होता है, मतलब कि टेक्निकली हम लोग ऐसे कहेंगे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में या फिर हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो आपके आइसोबार्स है उनके बीच में जो विंड इनिशिएट होगी बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर इनिशिएट होगी टू आइसोबार्स, ठीक है, बहुत आइसोबार्स। अगर यहां पे भी रीच कर रही है तो वो 90 डिग्री में रीच कर रही है, यहां पे भी वो 90 डिग्री में ही रीच कर रही है। तो हमेशा याद रखो कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो इनिशिएट होता है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है आइसोबार को, वो आइसोबार को परपेंडिकुलर होता है, तो उसके कारण इनिशिएट होने वाली विंड भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वे में ट्रैवल करे और लो प्रेशर पे रीच करे, मतलब हाई प्रेशर से निकल के लो प्रेशर पे जाएगी तो वो 90 डिग्री में जानी चाहिए, वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका तो 90 डिग्री में लग रहा है। बट विंड कभी यहां पे 90 डिग्री में एंड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट होता है जो उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री में ब्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता। करेक्ट, ये अलाउ नहीं करता मतलब क्या कि अगर मान के चलो कि दो पॉइंट के बीच में जाना है विंड को, विंड के ऊपर फोर्स तो लग गया, फोर्स लग गया मतलब पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो तो हमेशा ये जो तू आइसोबार है उसको 90 डिग्री में रहेगा,
और विंड भी एक्सपेक्टेडली 90 डिग्री में ब्लो होनी चाहिए बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, करेक्ट। बट क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स ये विंड एग्जैक्टली 90 डिग्री में एंड ना होते हुए समवेयर यहां पे एंड होती है। अभी ये क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन फोर्सेज इन्वॉल्व जो इन विंड के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, जैसे अभी हमने समझा था कि इफ दिस इज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, इफ दिस इज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, हमें पता है कि इक्वेटर के पास जो स्पीड होती है, मतलब जो फोर्स होता है वो ज्यादा, मतलब जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है और यहाँ पे 30 डिग्री पे कम होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि यहां से कोई विंड निकल रही है ना यहाँ पे ऐसे जाने के लिए, तो हमें पता है कि वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एंड नहीं होगी, क्योंकि 30 डिग्री और इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री और इक्वेटर, मतलब 30 डिग्री का जो कुछ सेक्शन है पूरा, 30 डिग्री का आप सर्कमफेरेंस इमेजिन करो और इक्वेटर का इमेजिन करो, तो इक्वेटर वाला जो पर्सन है वो फास्ट मूव कर रहा है। अच्छा, पर्सन मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो अर्थ मूव कर रही है, उसके साथ साथ पर्सन भी मूव कर रहे हैं। तो मैं जब भी पर्सन मूव कर रहा हूं ऐसे कह रहा हूं, तो इसका मतलब वो जो पर्सन उस लैंड के ऊपर है, मतलब इक्वेटोरियल लैंड के ऊपर वो खड़ा है, वो इक्वेटोरियल लैंड फास्ट मूव कर रही है एज कंपेयर टू 30 डिग्री के ऊपर रहने वाले लोग या फिर 30 डिग्री के एरिया की लैंड। मतलब अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री वो एक्चुअली अलग अलग है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी फास्ट वाला, मतलब कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब ये इक्वेटर के ऊपर फास्ट मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे स्लो मूवमेंट हो रही है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी फास्ट से कुछ चीज निकलती है तो वो स्लो, मतलब कि जहां पे 30 डिग्री लैटिट्यूड है तो वहां पे एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में यहां पे एंड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फास्ट होने के कारण इक्वेटोरियल जो रोटेशन है वो फास्ट होने के कारण इसकी स्पीड की वजह से ये सामने जाके कहीं पे हिट करेगी, करेक्ट। अभी फिलहाल हमारी जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, मतलब हमेशा तो हमने पढ़ा हुआ है कि विंड यूजुअली कहां से कहां तक जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो विंड का डायरेक्शन फिलहाल तो इस डायरेक्शन में है, बट विंड एकदम स्ट्रेट लाइन में एंड ना होते हुए इसको टिल्ट किया जाता है या फिर वो डिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ सम फोर्स जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट। अभी ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड ऑफ एन अर्थ। बट ये जो इफेक्ट है उसके पाथ चेंज करने का या फिर डिफ्लेक्ट होने का, उसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड ऑफ एन अर्थ जो एक इफेक्ट काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड ऑफ एन अर्थ जो इफेक्ट काम कर रहा है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जो चीजें लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड मींस व्हाट, जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स होते हैं, मतलब कम डिग्री वाले लैटिट्यूड, वहां से जब वो हायर डिग्री पे जाते हैं तब वो क्या करेगी, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट या फिर कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स होता क्यों है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ, ठीक है। जो अर्थ रोटेट कर रही है और उसमें भी वो डिफरेंशियल रोटेट हो रहा है, मतलब अर्थ के ऊपर के जो प्लेसेस है डिफरेंट लोकेशन या फिर डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर के, वो डिफरेंशियल स्पीड से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और उसी के कारण ये कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस इफेक्ट का जनरेशन हो रहा है। तो विंड को सीधा जाना था, बट जस्ट बिकॉज वो राइट टिल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्पीड। अभी इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो विंड है राइट की तरफ टिल्ट हो रही है, तो अभी बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कभी भी अगर मान के चलो कि आपका कोई फ्रेंड, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपका फ्रेंड क्या कर रहा है कि आपको जाना तो स्ट्रेट है, बट वो इधर से आके क्या कर रहा है, यहां तक जब पहुंचे तो इसने क्या किया, धक्का मारा, तो ऑब्वियस है कि आपका जो पाथ है एकदम स्ट्रेट लाइन न रहते हुए इस तरीके से चला जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका फ्रेंड, जो आप सीधा जाने चाह रहे थे इस तरीके से, करेक्ट, बट आपके फ्रेंड ने बीच में ही आपको क्या मारा, धक्का मारा, धक्का मारने से आपका पाथ चेंज हो गया और आप सीधा न जाते हुए राइट की तरफ गए। इसका मतलब ये जो कुछ पाथ चेंज हो रहा है, जाना सीधा था बट आपका एंडिंग हुआ इस डायरेक्शन में। क्यों हुआ, अगर फोर्स इस तरीके से लगता है तो ये तब होगा, अगर फोर्स मान लो पीछे मारेगा, तो अगर आप सीधा जा रहे हो और किसी ने पीछे से धक्का मारा तो क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ के आप सीधा ही जाओगे। अगर पीछे से किसने धक्का मारा तो, करेक्ट, अगर आगे से धक्का मारा तो आप आगे जा रहे हो और ऊपर से धक्का मार रहे हो, मतलब आपके सामने से धक्का मार रहा है कोई, तो होगा क्या, आपका जो मोशन है, करेक्ट, वो स्पीड कम हो जाएगा। अगर कोई पीछे से धक्का मार रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे धक्का मार रहा है तो आपका स्पीड बढ़ेगा। बट ये तो था आगे से और पीछे से धक्का लग रहा है तो, बट जैसे ही आप सामने जाना चाह रहे हो और साइड से कोई धक्का मार रहा है तो ऑब्वियसली मैं सामने न जाते हुए मेरा
जो बैलेंस है वो राइट की तरफ टिल्ट होगा। अभी इधर से धक्का मारा तो मैं इधर तक चला जाऊंगा मेरे राइट की तरफ, और मेरा पाथ शायद उस डायरेक्शन में जाएगा। एक्सपेक्टेड था सीधा जाना, मैं इधर मुड़ गया। अगर किसी ने इधर से धक्का मारा तो, इधर से धक्का मारा तो मुझे जाना तो सीधा है, बट मेरा पाथ इधर चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमने कल देखा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड है वो राइट की तरफ टिल्ट होती है। ये राइट की तरफ जो टिल्ट हो रही है विंड, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरियोलिस फोर्स है जब तक इस तरीके से एक्ट नहीं करेगा, कोरियोलिस फोर्स जब तक ओरिजिनल विंड के ऊपर इस तरीके से एक्ट नहीं करेगा, तब तक इसका डिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होगा, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो साइंस के हिसाब से हम लोग समझते हैं, डायरेक्शन वगैरह, तो उस हिसाब से ये है। करेक्ट। तो इसका मतलब बेसिकली ऐसे समझिए, जो विंड है वो अगर स्ट्रेट जाना चाह रही है तो इधर से आने वाला जो कोरियोलिस फोर्स है उसे वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो इसके पाथ को जब वो इस तरीके से फोर्स करेगा तो उसका पाथ चेंज होके इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। फिलहाल तो ये मैंने जो कुछ अभी बताया ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में बताया। तो बेसिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से मूव हो रहा है। करेक्ट, कल भी हमने यही समझा था, फिर से एक बार मैं और इसका ही रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो देखो, अगर अर्थ है और अर्थ के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं पे, यहां पे मान लो 2 लैटिट्यूड्स है। ठीक है, अभी मैं इक्वेटर को छोड़ के दूसरे 2 लैटिट्यूड्स ले रहा हूं, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। अभी हमेशा याद रखो 20 और 30 डिग्री के कंपेयर में 20 का जो रोटेशन रहेगा अर्थ का वो फास्ट रहेगा, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस बड़ा है। जैसे इक्वेटर का सरकमफेरेंस बड़ा था तो यहाँ के लोग फास्ट है। तो हमेशा याद रखो कि अगर 2 लैटिट्यूड के बीच में जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो बेसिकली 30 डिग्री वाले का जो सरकमफेरेंस है वो छोटा है और 20 डिग्री वाले का बड़ा है। तो इसको फास्ट जाना पड़ेगा, तभी जाके वो 24 घंटे में उसी जगह पे आएगा, इसके समान, मतलब इसके ही स्पीड से, इसके ही स्पीड से नहीं, इसके ही एक ही टाइम पे, मतलब एक ही जगह पे आना है। तो 30 डिग्री वाले और 20 डिग्री वाले, तो बेसिकली इतना समझिए कि लो लैटिट्यूड्स वाले जो भी लोग होते हैं ना वो ज्यादा फास्ट मूव करते हैं एज कंपेयर टू हायर लेवल लैटिट्यूड वाले। करेक्ट। अभी इसके पहले मैंने सिर्फ इक्वेटर का एग्जांपल दिया था, वो किसी के लिए भी लागू पड़ेगा। 20-30 डिग्री के लिए आप अप्लाई करो, 40-50 के लिए अप्लाई करो, सेम होगा। उसी केस में क्या होगा, अगर 40-50 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 40 वाला ज्यादा फास्ट घूमेगा क्योंकि वो लोअर लैटिट्यूड पे, कंपैरेटिवली हायर पोजीशन पे आपका 50 डिग्री वाला होता है वो स्लो होता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20 और 30 डिग्री में अगर 20 डिग्री वाला फास्ट है तो हमेशा याद रखो कि ये अगर मान लो हाई प्रेशर यहां पे जनरेट हो रहा है, यहां पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और हमेशा विंड जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इस तरीके से मूव करनी चाहिए उसने, मतलब विंड ने इस तरीके से पाथ कवर करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। अभी मैंने यहाँ पे, आप बोलोगे सर इसको एक बार आप लैटिट्यूड कह रहे हो दूसरी बार आइसोबार कह रहे हो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो कुछ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करेक्ट, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अर्थ के ऊपर, वो ऑलमोस्ट सेम होता है अलोंग एनी लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि वो लैटिट्यूड ऑलमोस्ट सेम अमाउंट की एनर्जी रिसीव करती है, बट होता क्या है, लोकल फैक्टर की वजह से वो जो कुछ आइसोबार एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा टेढ़ा होता है, बट अलोंग इक्वेटर हो सकता, अलोंग लैटिट्यूड होता है, यूजुअली होता है। तो मैं अगर यहाँ पे लैटिट्यूड भी कह रहा हूं या फिर मैं आइसोबार भी कह रहा हूं तो वो मैं एक्चुअली इसको एक ही मानने के लिए समझ रहा हूं। अभी समझने के लिए आप उसको एक ही मानिए, सो दैट कि हमारा एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने वो कहा था कि ये जो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो तो आइसोबार लाइन होती है, अभी आप कह रहे हो कि वो लैटिट्यूड होता है। यूजुअली मैंने अभी वही बताना चाह रहा हूं मैं कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसके अलोंग जो कुछ आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि अर्थ तो एक ही एंगल से, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से ही 30 डिग्री और 20 डिग्री पे वो क्या देगा, हीट देगा। तो अलोंग 20 डिग्री ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ की हीट रहेगी, तो यहाँ पे जो भी प्लेसेस रहेंगे वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी गेन करेंगे, इसके कारण एक पर्टिकुलर प्रेशर वहां पे बनेगा। उससे कम टेम्परेचर 30 डिग्री पे रिसीव हो रहा है, बट ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर वहां पे 30 डिग्री पे रहेगा, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी सन के द्वारा दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 30 डिग्री और 20 डिग्री आप उनको आइसोबार्स भी समझ सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे 20 डिग्री 30 डिग्री इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई आइसोबार्स कभी कभी इक्वेटर लैटिट्यूड के ऊपर बन जाते हैं सेम। करेक्ट। तो 20 डिग्री और 30 डिग्री जो आइसोबार्स है, तो वो अगर मान लो इस तरीके से है, तो पीजीएफ जो है यहाँ पे फिलहाल जो 20 डिग्री पे आपका हाई प्रेशर बना हुआ है और लो प्रेशर बना है 30 डिग्री पे, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही काम करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से जो विंड है
इट इज एक्सपेक्टेड कि वो इस तरीके से मूव करे, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली हमेशा मूव करनी चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आइसोबार को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यहां पे भी दोनों आइसोबार को परपेंडिकुलरली रहेगा, तो विंड भी उसी डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड जानी चाहिए। बट जस्ट बिकॉज मैंने क्या कहा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको पता है कि जो 20 डिग्री और 30 डिग्री में जो मूवमेंट हो रही है रोटेशन की, उसके अनुसार ये आपका स्लो मूवमेंट है, ये आपका फास्ट है, तो यहां से कोई एयर निकलेगी तो वो इस तरीके से यहां पे एंड होगी, करेक्ट, ठीक है, इतना समझिए। बट कॉन्ट्ररी अगर स्लो से कोई निकल रही है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो स्ट्रेट इस तरीके से एंड होनी चाहिए। अगर मान के चलो अभी दूसरी बार यहाँ पे हाई प्रेशर बना और यहाँ पे लो प्रेशर बना, अभी इसके पहले हमने यहाँ पे हाई प्रेशर माना था और यहाँ पे लो प्रेशर माना था, बट अभी मान के चलो कि 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बना और 20 डिग्री पे लो प्रेशर बना, तो यहां से निकलने वाली जो विंड है वो लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। और फास्ट कौन है? फास्ट वैसे देखा जाए तो आपका कौन है? हमेशा फास्ट आपका नीचे वाला ही रहेगा, ये स्लो रहेगा, करेक्ट। तो फास्ट आपका 20 डिग्री वाला है और स्लो आपका 30 डिग्री वाला है। तो उसके कारण क्या होगा, जब भी विंड यहां से इनिशिएट होगी तो वो एग्जैक्टली लो प्रेशर यहां पे नहीं करेगी, वो इस डायरेक्शन में एंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर वाला जो रीजन है, सॉरी वेट मिनट, गलत कर दिया, हाँ, वो निकलेगी तो वो इस डायरेक्शन में एंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि फास्ट वाला जो होता है ना, तो स्लो से जो होता है, फास्ट तो आगे निकल जाएगा तो उसके पीछे वो हिट करेगी, करेक्ट। तो इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको इसको मूवमेंट दिखेगा। बट मैंने जब कहा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बात याद रखिए कि वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने समझा था, वो ट्रेन की एनालॉजी, फास्ट कौन मूव कर रहा है, स्लो मूव कौन कर रहा है, ये हमारे पूरा सिलेबस में नहीं है, ये टोटल साइंस है, ये भी समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। आपको सिर्फ इतना याद रखना था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अभी देखो मैं इसका समरी बता रहा हूं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा जो विंड है वो राइट की तरफ टिल्ट होगी, और साउथ हेमिस्फीयर में, अभी राइट और लेफ्ट आपको समझना जरूरी है, जहां से उसका ओरिजिन होता है तो उसके साथ साथ चलिए, तो ये इसका राइट बन जाएगा। इसके साथ मतलब, इसके साथ चलना मतलब आपका जो नजर है, आपका जो कुछ आंखें, उसके डायरेक्शन होनी चाहिए विंड के डायरेक्शन में। तो विंड के डायरेक्शन में आप खुद को खड़ा रखते हो तो आपका राइट हैंड ये हो जाता है और लेफ्ट हैंड ये हो जाता है। उसी तरीके से अगर मान लो साउथ हेमिस्फीयर में आप जाते हो, साउथ हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट कौन सा बनेगा? आप खुद को इमेजिन करो नीचे आते हुए, नीचे आते हुए इमेजिन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बनेगा। बट मैंने कहा था कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका जो विंड है वो राइट की तरफ मूव करती है और साउथ हेमिस्फीयर में जो विंड है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट करती है, तो ये सीधा ना जाते हुए इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ टिल्ट करता है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है। बट वो राइट और लेफ्ट आपको डिसाइड करना है कैसे रहेगा। अभी विंड फिलहाल हमने यहां पे इमेजिन करा, अभी मान के चलो मैंने कहा कि भाई यहां पे ओरिजिन है विंड का, वो सीधा जा रही है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो राइट की तरफ टिल्ट करती है। तो यहां से अगर कोई, ये इसका ओरिजिन है, याद रखो ये इसका ओरिजिन है, ठीक है, रेड पॉइंट, ये इसका ओरिजिन है, तो वो जो विंड है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टिल्ट करेगी, मतलब वो इस डायरेक्शन में जाएगी, करेक्ट। बट वो जा कैसे रही है, अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो वो इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जा रही है। बट अगर मान के चलो कोई विंड अगर पोल की तरफ से लेके, पोल से लेके इक्वेटर तक अगर कोई विंड आ रही है, पोल से लेके इक्वेटर तक कोई विंड आ रही है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ही टिल्ट होता है, हमेशा याद रखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ही टिल्ट होगा। बट अभी राइट और लेफ्ट आपका चेंज हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आप ऐसे चलते हुए जा रहे हो तो ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। बट इसके रिस्पेक्ट में ये विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये डाउनवर्ड आ रही है, मतलब पोल से लेके इक्वेटर तक आ रही है, तब आपका, अब अभी आपको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे जब देखोगे तो ये आपका लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। बट मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा विंड राइट की तरफ टिल्ट होगी, मतलब अभी इसका राइट ये है, तो विंड का डायरेक्शन इस तरीके से डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहां पे भी दो तरीके के डिफ्लेक्शन दिखेंगे। आप बोलोगे सर ये तो अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखाया था, ये साउथ हेमिस्फीयर में दिखाया, ये छोड़ दो अभी फिलहाल। अभी इतना याद रखो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टिल्ट करती है, तो दो तरीके से वो टिल्ट करेगी, क्योंकि विंड तो इक्वेटर से लेके पोल तक भी जा सकती है, पोल से लेके इक्वेटर तक भी आ सकती है, करेक्ट। क्योंकि वो डिपेंड करेगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहां पे बन रहा है। अभी इक्वेटर से लेके पोल तक जा रही है, इसका मतलब इक्वेटर के पास हाई प्रेशर बना होगा और यहाँ पे लो प्रेशर बना होगा, इसलिए वो इक्वेटर से लेके पोल तक जा रही है, करेक्ट। बट अगर मान लो पोल के पास अगर हाई प्रेशर बना है और इक्वेटर के पास लो प्रेशर बना है, तो वो तो नीचे उतरेगी। बट नीचे उतरने के बाद उसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा? डिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ही रहेगा, राइट की तरफ रहेगा। तो आपको अभी सिर्फ उस विंड के साथ चलना है, विंड के साथ चलोगे तो आपको पोल से लेके इक्वेटर तक आना है,
पोल से लेके इक्वेटर तक आ रहे हो तो आपकी नजर अभी नीचे है, तो उस कंडीशन में आपका ये लेफ्ट हैंड बन जाता है, ये राइट। तो और विंड कैसे मूव करती है, राइट की तरफ टिल्ट करती है, तो ये होगा डिफ्लेक्शन। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, अगर मान लो साउथ हेमिस्फीयर में ये पोल से लेके मान के चलो, क्या याद रखना है साउथ हेमिस्फीयर के लिए, साउथ हेमिस्फीयर के लिए याद रखना है कि लेफ्ट में ही मूव करेगी वो, फिर पोल से लेके इक्वेटर तक आने दो विंड, या फिर इक्वेटर से विंड तक इक्वेटर से आपका पोल तक जाने दो, बट हमेशा वो लेफ्ट की तरफ ही मूव करेगी या फिर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, क्लियर, मतलब डायरेक्शन कुछ भी रहने दो विंड का, उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट। अभी वो विंड आपकी इक्वेटर से लेके पोल तक भी जा सकती है, या फिर विंड आपकी पोल से लेके इक्वेटर तक भी जा सकती है। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो कि अगर विंड पोल से लेके, ये पोलर एरिया साउथ पोल, ये इक्वेटर है, अगर पोल से लेके इक्वेटर तक जा रही है तो आप इमेजिन करो, इसके साथ साथ चलने की कोशिश करो, आपकी नजर कहां पे रहेगी, एरो की डायरेक्शन में, तब आपका ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड, ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड। बट मैंने क्या बताया कि लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो विंड आपकी इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी इन साउथ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर के लिए बता रहा हूं। सेम अगर मान लो कोई विंड ऐसी है जो इक्वेटर पे ओरिजिनेट हो रही है और आपकी जा रही है पोल की तरफ, बट साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव करती है, तो आपकी नजर अभी नीचे रहेगी क्योंकि एरो की तरफ आपको चलते हुए जाना है, तो उस केस में ये आपका लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन करो खुद को यहाँ पे रखते हुए और नीचे देखो, तो ये बेसिकली फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे करेगी। तो आप बोलोगे सर 4 डिफ्लेक्शन हो गए, हाँ 4 डिफ्लेक्शन हो गए, 2 ही नहीं है सिर्फ, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कहा था कि भाई राइट की तरफ, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट जाती है और यहाँ पे लेफ्ट जाती है, करेक्ट, बट इनके 4 मूवमेंट रहेंगे। 4 मूवमेंट कैसे रहेंगे, जब वो विंड इक्वेटर से लेके पोल तक जा रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो पोल से लेके इक्वेटर तक आ रही है, बट उसको कहां पे डिफ्लेक्ट कराना है आपको, हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, करेक्ट। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, वो जो विंड है शायद आपकी इक्वेटर से लेके पोल तक जा सकती है, पोल से लेके इक्वेटर तक आ सकती है, बट हमेशा याद रखो कि विंड कैसे मूव करती है, लेफ्ट की तरफ। सिर्फ अभी आपको विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन आपका लेफ्ट और राइट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे विंड जा रही है इक्वेटर से लेके पोल तक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ टिल्ट करती है, तो उसको आपको राइट की तरफ टिल्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ये राइट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर विंड कोई पोल से लेके इक्वेटर तक आ रही है, पोल से लेके इक्वेटर तक आ रही है, तो उस कंडीशन में आपकी नजर नीचे रहेगी और आपका ये लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ये राइट हैंड बन जाएगा, करेक्ट। तो राइट की तरफ टिल्ट करती है तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा विंड का। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए। साउथ हेमिस्फीयर में के लिए अगेन पोल से लेके इक्वेटर तक भी जा सकती है, इक्वेटर से लेके पोल तक जा सकती है। अभी पोल से लेके इक्वेटर तक जब विंड जाएगी तब साउथ हेमिस्फीयर में वो हमेशा लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। पोल से तरफ इक्वेटर की तरफ जब जा रहे हो तब खुद को इमेजिन करो आप ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हो, तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगी। यहां पे भी सेम, यहां पे क्या हो रहा है कि इक्वेटर से लेके पोल तक जा रही है, और आपको पता है कि इक्वेटर से लेके पोल तक जब जाएगा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड बन जाएगा, ये राइट हैंड बनेगा, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। तो ये 4 कंडीशन आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बनती है। बट इतना ही याद रखो सिर्फ कि बाकी तो छोड़ दो, मैंने वो कल ट्रेन वाला जो बताया या फिर ये डिफरेंशियल स्पीड वगैरह वाला, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था, वो आपने याद भी नहीं रखा तो भी चलेगा, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्ट होती है विंड, वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, हमेशा राइट की तरफ होगी। और साउथ हेमिस्फीयर में वो कहां पे डिफ्लेक्ट होगी, तो हमेशा लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। बट अभी आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि यहां पे ऐसे 2 क्यों दिखाए, क्योंकि विंड का डायरेक्शन अलग अलग है। विंड अगर इक्वेटर से लेके पोल तक है तो उसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, बट उसका डायरेक्शन अगर पोल से लेके इक्वेटर तक है तो राइट आपका ये बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा। तो ये विंड इस तरीके से हो वही रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप इस सिस्टम को पूरा ऐसे करते हो ना तो यही सिस्टम बन जाएगा सही, करेक्ट। हाँ, साउथ हेमिस्फीयर में भी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आया क्या? ये शायद कल मैंने बहुत स्पीड से पढ़ा या फिर बहुत ये कंसेप्ट ना समझ में नहीं आता बहुत लोगों को। ठीक है, बट आपको ना बाकी जो कुछ है कल जो बता रहा हूं मैं, ओरिजिन क्यों हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, वो छोड़ दो, उसका नहीं भी समझा तो भी चलेगा। क्यों कोरियोलिस फोर्स बनना, सिर्फ इतना याद रखना, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना, कोरियोलिस फोर्स, ये बनने का मेन रीजन क्या होता है? ये बनने का रीजन है रोटेशन ऑफ एन अर्थ, करेक्ट। तो अर्थ का रोटेशन जो है वो एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स बनाता है।
अभी कैसे बनता है, क्या बनता है, मैंने कल बताया उसको, आप टेक्निकली थोड़ा बताया था आपको कि वो ट्रेन वगैरह का एनालॉजी देखें, बट आपको ये इतना याद नहीं रहा तो भी चलेगा। सिर्फ इतना याद रख लो कि कोरियोलिस बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मतलब उसका जो रीजन है क्यों बन रहा है कोरियोलिस फोर्स, तो वो बन रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ। उसी के कारण क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर जो कुछ विंड का मूवमेंट होता है उनका डिफ्लेक्शन होता है, वो स्ट्रेट लाइन में बिटवीन टू आइसोबार इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाती, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट की जाती है, या फिर साउथ हेमिस्फीयर में वो अगर कोई विंड इस डायरेक्शन में जा रही है तो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट की जाती है। ठीक है, तो हम लोग फिर ऐसे कह सकते हैं साइंस की भाषा में कि अगर वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसके पाथ को अगर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा तो फोर्स ने इस तरीके से इंपैक्ट करना चाहिए। ठीक है, विंड सीधा जा रही थी बट वो डिफ्लेक्ट होगी, अभी वो डिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा होगा तभी जाके डिफ्लेक्ट करी होगी। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि दिस फोर्स, ये तो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था बिटवीन द टू लैटिट्यूड या फिर बिटवीन द टू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया, तो ये स्ट्रेट होता है हमेशा आइसोबार को, मतलब 90 डिग्री पे होता है परपेंडिकुलर, तो ये इस तरीके से फोर्स लग रहा है तभी जाके ये विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारा कोरियोलिस फोर्स हम लोग ऐसे मानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे इस तरीके से हिट कर रहा है, मतलब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और ये कोरियोलिस फोर्स है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री में। तो आप समझ पा रहे हो, ये कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को 90 डिग्री में इंपैक्ट कर रहा है, उसी के कारण ये डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम होगा। साउथ हेमिस्फीयर में यहां से लेके यहां तक विंड जा रही थी बट जस्ट बिकॉज कि वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगी, इसका मतलब उस फोर्स ने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ऑनलाइन ये पॉइंट मैं फिर से आपको अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आकृति, भूमि, गुनगुन, हर्षल, मंथन, प्रेम, यशस्वी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं, वो तो एक्सप्लेनेशन था। अभी देखो कोरियोलिस फोर्स इज व्हाट, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जैसे मैंने कहा कि जो कोरियोलिस फोर्स का जनरेशन हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन उसका भाई डिफरेंशियल रोटेशन वगैरह वगैरह विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर वो छोड़ दो, वो दिमाग में मत डालो, इन जनरल सिर्फ इतना ही याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स इज फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एन अर्थ। अभी उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन ऑफ एन अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स तो जनरेट होता है, बट वो कोरियोलिस फोर्स हमें पता है कि विंड को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अगर विंड इस तरीके से जा रही है तो इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से एक्ट करता है, तो ये राइट की तरफ फिर विंड मूव हो जाती है, फिर टिल्ट हो जाती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। सो डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर, तो इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, अभी इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे आइसोबार्स है, अभी आप अगर देखोगे तो हमेशा हम लोग आइसोबार इस तरीके से यूजुअली पैरेलली ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो होते नहीं है आइसोबार, बट यूजुअली वो पैरेलल होते हैं, करेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अभी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब अगर ये एक्सिस है तो इसके अराउंड, तो अभी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है अर्थ का, इस तरीके से। ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट है मतलब इस तरीके से, और हमारे आइसोबार भी कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार बोथ आर पैरेलल, दोनों तो पैरेलल ही है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ जो कुछ रोटेशन ऑफ एन अर्थ इस डायरेक्शन में और हमारा इक्वेटर सॉरी जो आइसोबार है इसी डायरेक्शन में फॉर्म हुआ है, तो दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलो दोनों पैरेलल है तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ है, और ये हमारा क्या है, आइसोबार है। दो आइसोबार में कंसीडर कर रहा हूं, अगर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस तरीके से, तो इसका मतलब ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, मतलब हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ को परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि वो किसको परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन ऑफ सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किसको परपेंडिकुलर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है आइसोबार्स को, और आइसोबार्स एक्चुअली पैरेलल होती है टू डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ अर्थ जो इस डायरेक्शन में घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो लॉजिकली हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी तो काइंड ऑफ इसको भी परपेंडिकुलर ही है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यूजुअली आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ, ठीक है। बट होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ, और अच्छा
उसके कारण जनरेट होने वाली विंड भी एक्चुअली क्या होनी चाहिए, फिर ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो फोर्स है, बट उसका इंपैक्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विंड। और विंड एक्चुअली क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही थी, बट वो विंड एक्चुअली डिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ सम फोर्स। तो ये जो कुछ विंड का डायरेक्शन है, ये भी लॉजिकली आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए था डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ को। बट बिकॉज ऑफ सम फोर्स ये आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ है, इसको भी ये जो कुछ आपका विंड का डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तब होता अगर उसके ऊपर कोई कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करता, बट कोरियोलिस फोर्स एक्ट करने की वजह से जो विंड है, जो यूजुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को, वो दोनों को परपेंडिकुलर नहीं होती। ना ही आइसोबार को परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि वो तो यहाँ पे इस तरीके से एंगल बना दे रही है, ना ही वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ को परपेंडिकुलर होती है, जो एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं दोनों को। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी यहाँ पे और एक वर्ड यूज करा गया है, वहां पे आपको कंफ्यूज करेगा कि सर आपने तो अभी बताया था कि वो तो सिर्फ विंड सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये एक्चुअली ये जो कुछ आइसोबार है, ठीक है, आइसोबार आपके हाई प्रेशर लो प्रेशर हो सकते हैं। लेट्स से कि दिस इज हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये भी आइसोबार है, दो आइसोबार है। तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स परपेंडिकुलर होता है आइसोबार को। हाँ होता है, और उसकी वजह से जो जनरेट होने वाली विंड भी है वो भी एक्चुअली आइडियली उसी तरीके से होनी चाहिए थी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्चुअली डिफ्लेक्ट नहीं करता, एक्चुअली उसकी वजह से बनने वाली विंड का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा आइसोबार को परपेंडिकुलर ही रहेगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा एंड हमेशा आइसोबार्स को परपेंडिकुलर ही रहेगा, और उसकी वजह से फॉर्म होने वाली विंड जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए थी आइसोबार्स को। बट हुआ क्या कि यहां से कोई तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है हमारी विंड। अभी मैंने कहा कि आइसोबार्स है, आइसोबार्स का जो डायरेक्शन है मतलब हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आइसोबार्स यूजुअली हॉरिजॉन्टल होते हैं। अभी ये जो डायरेक्शन है या फिर जो अलाइनमेंट है आइसोबार का हॉरिजॉन्टल, उसी डायरेक्शन में विंड आपका, उसी डायरेक्शन में अर्थ भी रोटेट करती है। करेक्ट, अर्थ का रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट ही हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है अर्थ का वो पैरेलल है किसको, आइसोबार को। आइसोबार भी पैरेलल है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि इसको विंड अगर परपेंडिकुलर है आइसोबार को, तो वो भी तो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ को, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और आइसोबार दोनों पैरेलल है, और जो आइसोबार को परपेंडिकुलर रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो रहना तो चाहिए था, करेक्ट, परपेंडिकुलर रहना तो चाहिए था, बट हुआ क्या कि विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, विंड डिफ्लेक्ट हो रही है और वो परपेंडिकुलर नहीं है आइसोबार को। अगर आइसोबार को परपेंडिकुलर नहीं है तो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ और आइसोबार बोथ पैरेलल है। तो जो चीज आइसोबार को परपेंडिकुलर है वो आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए था। बट विंड अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, आइसोबार को परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। तो अभी ये नए से यहाँ पे एक शब्द आया है, वो समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। करेक्ट, आप बोलोगे नहीं तो सर ये रोटेशन ऑफ अर्थ कहां से आ गया, हमने तो आइसोबार के कंटेक्स्ट में देखा था परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है, यहाँ पे रोटेशन ऑफ एन अर्थ कहां से आ गया। एक्चुअली मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आइसोबार जैसे पैरेलल है एक दूसरे को, या फिर यूजुअली वो हॉरिजॉन्टल मैनर में होते हैं अलोंग द लॉन्जिट्यूड, तो वही तो डायरेक्शन में आपका अर्थ भी तो रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ है वही पैरेलल डायरेक्शन में आपके आइसोबार भी अलाइन होते हैं। तो अगर विंड अगर इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पे एंगल बना रही है किसको, आइसोबार को, तो ये तो हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन अर्थ है, तो वो आगे बढ़ के इसको भी तो एंगल बना रही है सेम। समझ में आ रहा है? तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर ये स्टेटमेंट आया ये भी सही है, डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी आया कि डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स, तो ये भी सही है,
क्योंकि आइसोबार को भी परपेंडिकुलर नहीं हो रही है, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स जो सीधा जाना चाहिए था उसको इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट विंड का डायरेक्शन ऐसे बन रहा है। क्लियर? सो अभी ये जो डेविएशन आ रहा है, डेविएशन मतलब सीधा जाना चाहिए था बट इस तरीके से टिल्ट हो रहा है, ये जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे डेविएशन हो रहा है, ये डेविएशन इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, इज कॉल्ड एज कोरियोलिस इफेक्ट और फोर्स। तो जो डेविएशन आ रहा है विंड के डायरेक्शन में, जो सीधा जाना चाहिए था तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डेविएशन का रीजन है रोटेशन ऑफ एन अर्थ और उसको ही कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्ट करता है, मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होता है विंड का, वो होता है राइट डायरेक्शन में और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है? याद रख लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो डिफ्लेक्शन इस तरीके से हो रहा है, जाना तो स्ट्रेट चाहिए था विंड को, बट ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये तभी होगा जब कोई फोर्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर इस डायरेक्शन में इंपैक्ट करेगा। ओरिजिनल ये डायरेक्शन थी विंड की, इस तरीके से कोरियोलिस फोर्स ने इंपैक्ट करा तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन ये बन गया। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स किसको परपेंडिकुलर इंपैक्ट कर रहा है? कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को 90 डिग्री में, मतलब 90 डिग्री में, ठीक है, परपेंडिकुलरली इंपैक्ट कर रहा है, तब जाके इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये भी याद रखो कि दैट कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो हमेशा याद रखना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। क्लियर? नाउ कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट की वजह से ही आगे आने वाले बहुत सारे फिनोमेना हम लोग पढ़ने वाले। क्या लिखा हुआ है कि द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो इसका मतलब इतना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। अभी इन्होंने बोला है कि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स रहेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि सेकंड क्वांटिटी बढ़ी तो फर्स्ट क्वांटिटी भी बढ़ती है, फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ी तो सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ती है। करेक्ट? अगर फर्स्ट क्वांटिटी कम हुई तो सेकंड क्वांटिटी कम होगी, सेकंड क्वांटिटी कम हुई तो फर्स्ट क्वांटिटी भी कम होगी। करेक्ट? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड अगर बढ़ रहा है तो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ लैटिट्यूड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बताया जा रहा है? कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अभी यहाँ पे हमें पता है कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स पोल जाते हैं तो हमारे एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ते जाते हैं। लेट्स से दिस इज 10 डिग्री, ये 20 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है, लेट्स से ये 80 डिग्री है। करेक्ट? तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ते चल रहे हैं टुवर्ड्स द पोल। इसका मतलब क्या है? कोरियोलिस फोर्स एट 0 डिग्री है, मतलब क्या कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोरियोलिस फोर्स भी कम रहेगा। वैसे देखा जाए तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे 0 है तो आपका कोरियोलिस फोर्स भी 0 होता है। जैसे ही हम लोग 10 डिग्री पे जा रहे हैं, 10 डिग्री पे मतलब हमारा एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ा तो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ जाएगा। और आगे बढ़े तो हमारा अगर मान के चलो कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ गया, मतलब वो 20 डिग्री हुआ, तो कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ेगा। जितना हम लोग और हायर जाएंगे, लेट से हम लोग 50 डिग्री पे चले गए, 50 डिग्री लैटिट्यूड पे चले गए, तो कोरियोलिस फोर्स और भी बढ़ेगा। अगर हम लोग 90 डिग्री पे जा रहे हैं तो 90 डिग्री पे तो कोरियोलिस फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इन जनरल ऐसे याद रखो, कोरियोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट होता है वो इंक्रीज होते चलता है। कोरियोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट होता है वो इंक्रीज होते चलता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर टू पोल की तरफ कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट बढ़ते जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इट मींस व्हाट? जैसे जैसे आपके एंगल बढ़ते चलेंगे, मतलब कि हायर लैटिट्यूड पे आप जाओगे उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट बढ़ेगा। इंपैक्ट बढ़ना मतलब क्या कि कोरियोलिस फोर्स अभी विंड को और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये कोई आपका, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, लेट्स से अभी 2 लैटिट्यूड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे 10 डिग्री ले लो, यहाँ पे 20 डिग्री ले लो, ठीक है? और ये मान के चलो हाई प्रेशर बना हुआ है, ये लो प्रेशर बना हुआ है, तो विंड ने इस तरीके से जाना था स्ट्रेट डायरेक्शन में। करेक्ट? विंड ने इस तरीके से जाना था स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट हमें पता है कि स्ट्रेट डायरेक्शन में विंड जा नहीं सकती क्योंकि अर्थ के ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है।
तो कोरियोलिस फोर्स इसके ऊपर एक्शन में आएगा, इस तरीके से 90 डिग्री में इसको टिल्ट करने की कोशिश करेगा और हमारा रिजल्टेंट फोर्स इसको इस डायरेक्शन में एंड करेगा। मतलब विंड को जाना था स्ट्रेट, करेक्ट, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से फॉर्म हुई थी, बट यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्शन में आता है और इसको इस तरीके से ओरिजिनल विंड के डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है, तो रिजल्टेंट हमारी विंड यहाँ पे जाके एंड हो जाती है। क्लियर? बट अभी मैंने कहा कि ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है बिटवीन द 10 डिग्री एंड 20 डिग्री, करेक्ट। बट अगर मान के चलो हम लोग हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं, कहीं पे 50 डिग्री और 60 डिग्री पे जाते हैं, ठीक है, 50 डिग्री 60 डिग्री पे जाते हैं, तो क्या होगा समझिए कि विंड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स से दिस इज हाई प्रेशर और लो प्रेशर, करेक्ट, मतलब 50 से लेकर 60 डिग्री में विंड ब्लो कर रही है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट जा नहीं पाती क्योंकि कोरियोलिस फोर्स हमेशा अर्थ के ऊपर रहेगा, मतलब रहेगा। तो विंड को ये कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट तो करेगा, बट क्या कहा मैंने अभी कि कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो मतलब इक्वेटर के पास के जो लैटिट्यूड्स है वहां पे जितना कोरियोलिस फोर्स नहीं होता ना, उससे भी ज्यादा इंपैक्ट कोरियोलिस फोर्स का उसके ऊपर वाले लैटिट्यूड्स, मतलब जितना टुवर्ड्स पोल जाओगे उतना ज्यादा रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, यहां का कोरियोलिस फोर्स जितना स्ट्रांग नहीं है उतना उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग कोरियोलिस फोर्स बिटवीन 50 और 60 डिग्री काम करेगा। तो अभी अगर मान लो कोई इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड का एट 10 टू 20 डिग्री, क्योंकि उसको उतना ही वो धक्का दे पाया 10 टू 20 डिग्री, बट अगर वही विंड अगर 50 और 60 डिग्री के बीच में बन रही है तो ये फोर्स इतना ज्यादा इसको डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से कि इसका डायरेक्शन अभी इस तरीके से रहेगा, मतलब रिजल्टेंट उसका एंड पॉइंट इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये इस डायरेक्शन में एंड होगा। एंगल बढ़ चुका है यहां पे, मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले अगर विंड इस डायरेक्शन में जा रही थी कहां पे 10 टू 20 डिग्री में, तो ज्यादा यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही है, यहां थी तो यहां तक डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि यहां से आने वाला जो कोरियोलिस फोर्स है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि टुवर्ड्स पोल मतलब पोल के पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता, तो इसके कारण क्या होता है उसका डिफ्लेक्शन तो होगा बट वो ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा इतना होगा। बट जैसे ही विंड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इन बिटवीन 50 डिग्री और 60 डिग्री वाली, तो इसके ऊपर जब कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में एक्शन में आएगा तो वो इसको इतना झुका देगा, तो विंड को यहां पे एंड होना था, विंड को यहां पे एंड होना था, विंड को यहां पे एंड होना था, विंड कहां पे एंड हो रहा है, डायरेक्ट यहां पे एंड हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, विंड को यहां पे एंड होना था तो कहां पे एंड हुआ, यहां पे एंड हुआ, करेक्ट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्वेटर के पास के जो लैटिट्यूड्स है या फिर इक्वेटर पे भी कोरियोलिस फोर्स उतना इंपैक्टफुल नहीं होता, तो उस विंड को वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है। बट जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाओगे कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन का पावर बढ़ जाता है, वो अगर स्ट्रेट अगर जानी चाहिए थी विंड तो वो इतना उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, समझ पा रहे हो आप डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंक्रीज होता है कोरियोलिस फोर्स कहां से कहां तक, इक्वेटर से पोल तक, और ये दिमाग में डाल दो, कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, इक्वेटर से लेके पोल तक कोरियोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट है वो बढ़ते चलता है, जितना हायर लैटिट्यूड पे जाओगे उतना ज्यादा वो विंड को और ज्यादा झुका देगा, मतलब टर्न कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? तो यहां पे वही लिखा हुआ है एक्चुअली, ये मिटा दे रहा हूं कि कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा एंगल रहेगा लैटिट्यूड का एंगल ज्यादा होना मतलब टुवर्ड्स द पोल, तो उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखो कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा, फिर सबसे बड़ा एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री एंगल है, मतलब पोल के पास, तो पोल के पास उस कोरियोलिस फोर्स की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो लिटरली उस विंड को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेके आता है, मतलब कि स्ट्रेट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी विंड, उसको इतना झुका देता है कि वो विंड अभी हॉरिजॉन्टल ब्लो करना स्टार्ट कर देती है, इतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स वहां पे होता है। तो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मींस कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड मैक्सिमम एट पोल, पोल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, एंड एब्सेंट मतलब जीरो एट इक्वेटर, और इक्वेटर के पास वो होता ही नहीं है, ठीक है। और ये चीज याद रखिए, सामने जाके मैं साइक्लोन पढ़ाऊंगा तब फिर से एक बार मैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, करेक्ट, कि ये चीज मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि हमने क्या पढ़ा था वहां पे, जब हम लोग सामने जाके अभी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखो कि पोल के पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो बड़ा मैक्सिमम होता है और एब्सेंट होता है इक्वेटर के पास, एब्सेंट होना मतलब जीरो रहता है, बट जीरो से लेके जैसे ही आप 10 डिग्री जा रहे हो, 20 डिग्री जा रहे हो, 30 डिग्री जा रहे हो, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, करेक्ट, और सबसे मैक्सिमम रहेगा इक्वेटर अपना पोल के पास। तो दिस इज अबाउट कोरियोलिस फोर्स। जो लास्ट के दो स्टेटमेंट है वो कल मेरे इतने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ अदर लेक्चर, तो उसके कारण हम लोग रुक गए थे। यहां तक क्लियर है सभी को?
ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊंगा बाद में फिर से एक बार जब हम लोग पढ़ेंगे तब। वेट मिनट, अब फोकस छूट गया आई गेस। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति, भूमि, गुनगुन, मंथन, प्रेम, यशस्वी, ऑल क्लियर? नाउ ये दो ही थोड़े टफ थे समझने के लिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द और इन्फ्लुएंसिंग द विंड, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद का फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बड़ा आसान है। ठीक है, इसके बारे में मैं क्या समझा रहा हूँ वो अभी समझिए। देखो अभी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? बेसिकली वही कि जब से हम लोग गाड़ी चल रहे हैं, लेट्स से कि आपने कुछ जमीन के ऊपर ऐसा कुछ तो टेबल है, टेबल को आप मतलब घसीटते हुए लेके जा रहे हो या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ये जमीन का है, जमीन के ऊपर कोई बॉक्स है, तो ये बॉक्स अगर आप लोग उठा के नहीं लेके जाते हो तो आप क्या करोगे? शायद इसको पुश करोगे। तो इसको जब आप पुश करोगे तो ये यहाँ पे देखो जमीन के पास एक प्रकार से मतलब फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जब कोई फोर्स एक्शन में आ रहा है उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। पर यूजुअली फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्शन में आता है। मतलब बेसिकली ऐसे समझिए कि अगर मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ ऐसे हाइपोथेटिकल, अगर मान के चलो कि वो हवा में होता, कोई बॉक्स हवा में होता, आपने धक्का दिया रहता तो वो शायद आपका 100 मीटर चला जाता। एग्जांपल के लिए हवा में होता और वो जमीन से नहीं चिपका रहता तो वो शायद 100 मीटर चला जाता। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज वो जमीन के ऊपर बॉक्स है तो और आप धक्का दे रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? ये अपोजिट काम कर रहा है आपके फोर्स के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है? फोर्स आप लगाओगे बट 100 मीटर तक नहीं जाएगा, वो शायद धक्का देने के बाद हाथ टू हाथ 30-40 मीटर पे रुक जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो घसटते हुए जा रहा है ना जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर जब भी घसटते हुए जाएगा तो उसको कोई ना कोई एक प्रकार से अपोजिंग फोर्स रोकने की कोशिश करेगा, और यही रोकने वाला फोर्स जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स का और विंड का क्या रिलेशन है? तो समझिए कि अर्थ भी हमने देखा है, अर्थ के ऊपर या भी अर्थ के ऊपर हमारा जो सरफेस है वो भी इवन सरफेस नहीं है। कहीं पे आपको क्या है? माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लाटूज देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स देखने के लिए मिलेंगे, समवेयर यू विल ऑब्जर्व कि बीच में आपके पेड़ वगैरह भी है। करेक्ट, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं। तो कोई भी विंड अगर यहां से इनिशिएट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या? उसको विंड तो आ रही है इस डायरेक्शन में, लेट्स से यहाँ पे हमारा लो प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है कहीं पे, तो जब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में विंड आ रही है, तो इसको अपोज करने वाले क्या क्या चीजें हैं? बीच में ही माउंटेन दिख रहा है आपको, हिल्स दिख रही है, ये इसको अपोज करेगी क्योंकि इसको ये हिंडर कर रही है आगे बढ़ने से। करेक्ट, आगे बढ़ भी जाएगी, शायद ये विंड आपके ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, बट आगे भी जब ये विंड जमीन के पास से फ्लो करेगी तो जमीन का भी इसको तो फ्रिक्शन होना है, जमीन का फ्रिक्शन भी है, और जमीन के फ्रिक्शन के साथ साथ सामने अभी जंगल भी आ रहा है, तो जंगल भी क्या करेगा? जंगल भी उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। तो बेसिकली क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो विंड ब्लो होना चाह रही थी और वो फ्री फ्लोइंगली हो भी जाती अगर वो जमीन के साथ या फिर जमीन के ऊपर के जो कुछ आपके टोपोग्राफी है, मतलब या फिर लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि आपके प्लाटूज वगैरह, प्लाटूज हिल्स, तो वो इनकमिंग विंड को क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने के कारण उनका स्पीड कम होगा। हमने हमेशा देखा है कि फ्रिक्शन होने के बाद क्या होता है? स्पीड कम हो जाता है। स्पीड क्या होता है? कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना स्पीड कम कम होते जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स विंड के ऊपर इंपैक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? सिंपली विंड का जो स्पीड है वो कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अर्थ सरफेस ऑफर रेजिस्टेंस टू द विंड मूवमेंट, जो भी विंड मूवमेंट हो रहा है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है। करेक्ट, तो उसके कारण क्या होता है? अफेक्ट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड। तो उसकी वजह से अभी जैसे मैंने कहा कि उसकी वजह से स्पीड अफेक्ट होती है, इनफैक्ट कम होती है, बढ़ती तो नहीं है, फ्रिक्शन के कारण तो कम ही होने वाली है। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ए विंड, हाँ मूवमेंट ऑफ ए विंड। तो अभी एक चीज आपको इतना तो समझ में आया होगा कि अभी जब ये विंड ब्लो कर रही थी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
तो यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि हिल भी था, बीच में आपके अनइवन टेरेन भी था, उसके बाद जंगल भी था। बट अगर मान के चलो कोई ऐसा फ्लैटलैंड होता तो शायद विंड इजीली मूव कर जाती यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, क्योंकि इसके बीच में इस फ्लैटलैंड के ऊपर कोई भी फीचर नहीं है, ना ही वहां पे हिल्स है, ना ही वहां पे पेड़ है, ना ही कुछ है, तो ये इजीली मूव कर जाती। तो इसका मतलब ये है कि जितने फ्लैट आपकी जमीन है, फ्लैट आपका टोपोग्राफी है, उतना कम फ्रिक्शन है। और अच्छा, इसे फीचर्स कहा जाता है, इसको जियोमॉर्फिक फीचर्स कहा जाता है, जो हमने अभी तक पढ़े थे। जियोमॉर्फिक फीचर्स मतलब जैसे प्लाटूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो जियोमॉर्फिक फीचर्स जो है जितने ज्यादा रहेंगे, याद रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जियोमॉर्फिक फीचर्स जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और जियोमॉर्फिक फोर्सेस, जियोमॉर्फिक फीचर्स जितने कम रहेंगे, कम मतलब जैसे फ्लैटलैंड है, फ्लैटलैंड के ऊपर आपको ना ही हिल दिख रहा है, ना ही माउंटेन दिख रहा है, ना ही आपके कोई जंगल वगैरह दिख रहा है, तो उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा। तो जितना ज्यादा उसको रोकने वाला कोई ना कोई होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा। रोकने वाला ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मतलब स्पीड भी कम है, क्योंकि अपोज करने वाला बहुत सारी चीज है तो स्पीड कम हो जाएगी। यहां पे उसको रोकने वाला बड़ा ही कम है तो यहां पे स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि मोर द फ्रिक्शनल फोर्स लेसर द स्पीड ऑफ विंड। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा उतना स्पीड कम रहेगा, और जितना कम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा विंड के ऊपर उतनी ही ज्यादा स्पीड रहेगी। तो इनवर्स रिलेशन है काइंड ऑफ, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो स्पीड कम है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो विंड की स्पीड ज्यादा है, करेक्ट। अभी ऐसा फीचर अर्थ के ऊपर तो बहुत कम ऐसे फीचर है जिसके ऊपर आपको दिखेगा कि फीचर ही नहीं है। ऐसा तो बहुत कम है कि एकदम आपको दिख रहा है पूरे इंडिया में फ्लैट लैंड है, ऐसा बहुत ही कम होता है। अर्थ के ऊपर मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर, एटलीस्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर कुछ ना कुछ फीचर तो दिखेगा, कहीं पे जमीन ऊपर है, कहीं पे जमीन नीचे है, कहीं पे आपके पेड़ है, कहीं पे आपका माउंटेन है, तो फीचर भरे पड़े हमारे जमीन के ऊपर। बट वाटर जो है ना, वाटर यूजुअली इस तरीके का सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वाटर के ऊपर तो कोई माउंटेन नहीं है, वाटर के ऊपर कोई तो हिल नहीं है, तो वाटर के ऊपर जो स्पीड होती है ना विंड की, वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है। फ्रिक्शनल फोर्स वाटर सरफेस के ऊपर बड़ा ही कम होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई फीचर होता नहीं है, तो विंड का स्पीड ज्यादा होता है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज लाइक ओशन हो गए, उसके बाद आपके सीज हो गए, उसके बाद आपका लेक्स हो गए, तो इनके ऊपर अगर कोई विंड ब्लो कर रही है तो उनको फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा ही कम अप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, स्पीड ज्यादा है। बट लैंड के ऊपर, लैंड मीन्स कॉन्टिनेंट के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर हमें पता है कि कहीं ना कहीं पे आपको हिल्स दिखेंगे, कहीं पे माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पे पेड़ दिखेंगे, तो उसके कारण स्पीड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी कम स्पीड, जितना कम फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज्यादा स्पीड। बट ये क्या कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स विंड के स्पीड को अफेक्ट कर रहा है, मतलब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। ठीक है, जनरेटिंग तो नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई विंड जनरेट नहीं हो रही है, जनरेट तो सिर्फ वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से हुई। कोरियोलिस फोर्स ने भी कोरियोलिस फोर्स ने भी विंड को डिफ्लेक्ट करा, समझ पा रहे हो आप? विंड सीधी जा रही थी तो उसको डायरेक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या करा, विंड के स्पीड को कम कर दिया, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो आपको लगता है कि डायरेक्शन भी चेंज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स? अच्छा, वहां पे आपने एक तो समझा है ना कि जब इसके पहले हमने कोरियोलिस कर्व पढ़ा तो विंड इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये इस डायरेक्शन में गई। तो अभी विंड के दो एट्रीब्यूट है, विंड के दो एट्रीब्यूट है, एक समझिए, विंड का एक एट्रीब्यूट है आपका स्पीड और दूसरा एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। विंड के दो एट्रीब्यूट है, स्पीड एंड डायरेक्शन। मुझे ये बताइए, यहां पे हमने इसके पहले जब पढ़ा, इसके पहले जब हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा तो उसमें हमने डायरेक्शन चेंज होते हुए देखा, स्पीड कोरियोलिस फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज होते हुए देखा। कोरियोलिस फोर्स की वजह से स्पीड कम होते हुए देखा क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज होते हुए देखा है, करेक्ट। यहां पे क्या देखा हमने, दोनों एट्रीब्यूट अगर ध्यान से देखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्पीड कम होते हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होता है क्या? आंसर दीजिए।
आप मुझे समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? कि जैसे हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा, उसमें हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और हम लोग वही पढ़ रहे कल से कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द विंड, मतलब कैसे ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो विंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो फैक्ट होता है कि विंड का बनना, विंड के बनने के लिए तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट उसके अलावा मैंने बाकी जो 4 फैक्टर बताए थे आपको, उनमें से जो कल हमने पढ़ा कोरियोलिस फोर्स, वो डायरेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है, विंड का डायरेक्शन, विंड की स्पीड इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या? तो नहीं। बट यहां पे अभी फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स विंड की स्पीड चेंज कर रहा है। मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि वो विंड का डायरेक्शन चेंज कर पाएगा क्या? या फिर फ्रिक्शनल फोर्स का विंड के डायरेक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट होता है क्या? समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन? सभी ऑनलाइन आकृति भूमि गुनगुन मंथन प्रेम यशस्वी, मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड तो कम करता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जाते जाते उसके ऊपर अगर कोई पेड़ आ गया तो वो ऑब्वियस उसका स्पीड कम कर देगा विंड का। मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? जो कल हमने देखा था कि कोरियोलिस फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, चाहे चेंज करता भी है। करेक्ट, कोरियोलिस फोर्स यूजुअली तो डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है विंड का, बट मैं ये कह रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स, एक तो मैंने बता दिया कि वो स्पीड चेंज कर रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है क्या? यस, डायरेक्शन चेंज करेगा ना। अरे यहीं पे तो निकाल के दिया था मैंने अभी, यहाँ पे अगर आ रही है तो ये ऊपर जा रही है, विंड अगर ऊपर जा रही है तो ये डायरेक्शन तो चेंज होगी। पहले तो ये डायरेक्शन में जा रही थी बिकॉज ऑफ देयर इज सम अपोज। यहाँ पे देखो, अगर कोई माउंटेन है तो इस माउंटेन की तरफ आ रही है तो विंड क्या करेगी, उसका डायरेक्शन इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, फिर से नीचे आएगी, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो इट मींस व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ये याद ही कर लो। कभी कभी आता है कि स्पीड ही चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। हमने भी देखा कि हमारे घर के पास अगर कोई विंड है, अगर ये कोई हमारा पेड़ है हमारे घर के पास, करेक्ट, अगर विंड ऐसे आ रही है तो ये विंड क्या करेगी, इसको घूम के इधर की तरफ चली जाएगी, इसके तरफ भली जाएगी। ठीक, तो स्पीड तो चेंज होने वाली, तो डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जितना ज्यादा फीचर होगा, फीचर्स लाइक माउंटेन्स है, पेड़ है, या फिर कोई भी मतलब हिल्स वगैरह जैसी है, अनड्यूरेटिंग टोपोग्राफी है, वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो इन जनरल क्या, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, विंड को, और पानी के ऊपर मतलब ओशंस हो गए, सीज हो गए, तो उनके ऊपर फ्रिक्शन बड़ा कम होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ओवर द सीज फ्रिक्शन इज लेस। सीज के ऊपर ना फ्रिक्शन बड़ा लेस होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई फीचर ही नहीं होता। ठीक है, ओवर लैंड अनइवन टेरेन होता है। अनइवन टेरेन मतलब कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लाटूज है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू द हाई फ्रिक्शन विंड डायरेक्शन मेक्स हाई एंगल। ये देखो यहीं पे लिखा था, विंड डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड तो चेंज हो ही रहा है, ये तो सेकंड इसमें देख लिया आपने, अफेक्ट द स्पीड ऑफ ए मूवमेंट ऑफ एन विंड, बट डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, अफेक्ट एक्सटेंड्स अप टू 1 to 3 किलोमीटर। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, यूजुअली 3 किलोमीटर हाइट तक ही काम करता है, 3 किलोमीटर हाइट तक वो काम करता है। जैसे कि ये मान के चलो ऐसा कुछ हमारा फीचर है लैंड के ऊपर, तो ये इस तरीके से विंड आएगी, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अगर कहीं पे विंड को अप्लाई हो रहा है तो वो ग्राउंड के पास हो रहा है, और जैसे से हाइट पे अगर विंड ब्लो कर रही है, हाइट पे ब्लो कर रही है, तो ये 3 किलोमीटर तक, यहां से लेके यहां तक 3 किलोमीटर तक, 1 to 3 किलोमीटर तक ये क्या, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होता है। याद रखो 3 किलोमीटर तक ही वो इंपैक्टफुल करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बट 3 किलोमीटर के ऊपर विंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि हमें भी पता है ना 3 किलोमीटर हाइट के ऊपर आपको फीचर्स ही नहीं दिखते ज्यादा। हाँ, कुछ कुछ एरिया में सिर्फ माउंटेन्स है, बट मेजोरिटी एरिया में 3 किलोमीटर के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे है कि एक्सटेंड्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटेंड्स अप टू 1 to 3 किलोमीटर, ज्यादा वो 1 से 3 किलोमीटर तक रहेगा। उसके ऊपर की विंड जो है ना, वो फिर फ्री फ्लो कर सकती है। क्यों? क्योंकि अपोजिट नहीं है कुछ। करेक्ट, इसीलिए आप देखोगे, आप यूजुअली देखो कि जो हायर बिल्डिंग्स होती है, अगर आप मुंबई में एक्सपीरियंस करोगे, मुंबई में आप अगर जाते हो ना, 20-25 माले की बिल्डिंग है, अगर उससे भी ज्यादा ऊंची है, तो अगर आप एग्जैक्टली 20 या 30वें मंजिल पे हो ना,
वहां पे नेचुरली विंड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि आपने अगर आपके घर की खिड़कियां दरवाजे भी ओपन कर दिए ना तो आपको कोई पंखा और कूलर वगैरह की आप गरज नहीं होती। वहां पे तो कूलर यूज नहीं करते, वैसे एसी वेसी की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो विंड इतनी ज्यादा होती है कि वो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, मैक्सिमम बिल्डिंग आपके छोटे हाइट की होती है, एक हाथ बिल्डिंग होती है जो बड़े हाइट की होती है, तो वहां पे विंड एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करती है। तो जितने ज्यादा हाइट पे आप जाते हो, जितने ज्यादा हाइट पे आप रहोगे, मतलब बिल्डिंग्स में लो या फिर कोई हिल स्टेशन पे रहो, उतना ज्यादा विंड का स्पीड रहेगा। विंड का स्पीड ज्यादा कहां पे रहेगा? जितने ज्यादा हाइट पे आप जाओगे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसीलिए जब आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो, वहां पे भी आपको विंड का जो एक ब्लो होता है ना, वो बड़ा फास्ट दिखता है, स्पीड बड़ी फास्ट दिखती है, क्योंकि वो ज्यादा हाइट पे एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया, और वहां पे विंड फ्रीली मूव हो सकती है, वहां पे उनको कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होता। क्लियर? तो याद रख लो कि इसका ये भी फैक्ट याद रख लो कि अप टू 1 to 3 किलोमीटर फ्रिक्शनल फोर्स अफेक्ट करता है। हेंस वेलोसिटी इंक्रीजेस एज यू गो। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है, क्योंकि अपोज कम होने के कारण फिर स्पीड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये थे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। यहां तक क्लियर है सभी को? यस यस, ठीक है, हाँ, इन जनरल होता है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में? तो दिस इज अगेन अनदर हम कहेंगे कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ विंड, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ चीजें मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ जो सामने आके फिर से एक बार पढ़ाऊंगा मैं, बट यहाँ पे कुछ बेसिक्स में पढ़ाऊंगा अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, तो वो समझिए क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये विंड का बड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर अभी आगे आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स है वो काम करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अभी ये अगर आपको समझ में आ गया तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखते हैं। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स हमने स्कूल में जो पढ़ा था वो समझे क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब होता है टुवर्ड द सेंटर, करेक्ट, मतलब इस तरफ, मतलब सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स। अगर कोई एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा है और एक सेंटर की तरफ आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या कर रही है? अर्थ का अपना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की एक लिमिट है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो ये नीचे खींच रही है। कोई अगर मान लो इधर में कोई ऊपर जा रहा है तो वो भी नीचे खींच रहा है, इधर में कोई ऊपर जा रहा है तो उसको भी नीचे खींच रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर अर्थ अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्स होगा ना सेंटर की तरफ, इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था स्कूल डेज में। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की तरफ। अगर सेंटर से बाहर की तरफ जाना, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, करेक्ट, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम सेंटर, करेक्ट। ये टुवर्ड्स सेंटर है तो ये अवे फ्रॉम सेंटर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी इसका क्या रिलेवेंस है वो मैं बताता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल काम का है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा काम का नहीं है। तो टुवर्ड्स सेंटर फोर्स इज कॉल्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है, कैसे इंफ्लुएंस कर रहा है विंड को, वो समझना जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्ट्स ओनली ऑन एयर दैट इज फ्लोइंग अराउंड द सेंटर्स ऑफ सर्कुलेशन। कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये तभी एक्ट होगा विंड के ऊपर अगर वो विंड कहीं सेंटर में जा रही है, ठीक है। मतलब अगर विंड अलग अलग डायरेक्शन से अगर सेंटर की तरफ आ रही है, किसी एक पॉइंट की तरफ आ रही है, तभी जाके ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। अभी इसका कैसे एक्ट करता है तो समझेंगे। देखो, इट इज परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट एंड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो मतलब अभी एक बात बता देता हूं, पहले ये छोड़ दो, अभी पहले तो इतना समझिए कि टुवर्ड द सेंटर मतलब टुवर्ड द सेंटर पॉइंट ये काम करता है। अभी एक बात समझिए, मैंने अभी तक आपको सिर्फ बताया था कि भाई हाई प्रेशर जो एरिया तैयार होते हैं और कहीं पे लो प्रेशर एरिया तैयार होते हैं, तो हमेशा विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, करेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी कि ये लो प्रेशर है ना, ये एक ही लो प्रेशर एक ही हाई प्रेशर बनता है क्या पूरे हमारे अर्थ के ऊपर? नहीं, कहीं पे भी तो हाई प्रेशर बन सकता है, दूसरी तरफ भी हाई प्रेशर बन सकता है, दूसरी तरफ लो प्रेशर भी बन सकता है, दूसरी तरफ भी लो प्रेशर बन सकता है। अभी मैंने यहाँ पे हाई प्रेशर निकाले विद रिस्पेक्ट टू दिस लो प्रेशर। तो अभी विंड क्या करेगी, यहां से इस हाई प्रेशर से लेके इस लो प्रेशर तक जाएगी। उसी तरीके से ये भी हाई प्रेशर है तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर तक जाएगी, इस हाई प्रेशर से लेके इस लो प्रेशर तक जाएगी, इस हाई प्रेशर से लेके इस लो प्रेशर तक जाएगी, इस हाई प्रेशर से लेके इस लो प्रेशर तक जाएगी।
ठीक है, अभी भी समझाने के लिए सिर्फ मैं दो ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर बताता था, बट एक ही हाई प्रेशर और एक ही लो प्रेशर बनता है क्या पूरे वर्ल्ड में? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे हाई प्रेशर बनते हैं, बहुत सारे लो प्रेशर बनते हैं। तो इस लो प्रेशर के कंटेक्स्ट में, कंपेयर मतलब रिस्पेक्ट में, जो भी हाई प्रेशर है वहां से विंड ड्रैग की जाएगी या फिर पुल की जाएगी टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो जहां जहां पे हाई प्रेशर है वहां से विंड इस लो प्रेशर में आएगी। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ये लो प्रेशर मतलब ये सेंटर जो है, ये सेंटर बन गया लो प्रेशर, और इसी लो प्रेशर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हाई प्रेशर से क्या आ रहा है, विंड इनवर्ड पुल की जा रही। करेक्ट, बट एक बात समझिए, ये सिस्टम जो है वो इतनी भी आसान नहीं है। क्या हो रहा है देखो, लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर के सराउंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से एयर पुल की जा रही, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से एयर पुल की जा रही। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर का एक थोड़ा रेफरेंस देने वाला हूँ। नॉर्थ हेमिस्फीयर और कोरियोलिस फोर्स याद रखो अभी, बाकी साउथ हेमिस्फीयर का बाद में बताता हूँ। कोरियोलिस फोर्स क्या है, इसका डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में करता है, राइट डायरेक्शन में विंड को मूव करता है। क्या बताया था मैंने कि याद कर लो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो ये हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर में विंड जा रही है, ये हाई प्रेशर फिलहाल लिख रहा हूं मैं, कुछ काम का नहीं है वैसे, इनवर्ट दिख रहा है, इसका मतलब कहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड जा रही है। तो एक बात याद रखो कि सिंपली ये विंड जो है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इस तरीके से एंड नहीं होगी, इधर सीधा जा रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, सीधा जा रही है यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट मूव कर रही है एंड हो रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है एंड हो रही है। इतना भी आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं विंड के ऊपर, जैसे कोरियोलिस फोर्स है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, ये विंड तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, बट ये विंड ना एकदम स्ट्रेट ना जाते हुए, ऐसे स्ट्रेट ना जाते हुए इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसे हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो विंड एक्चुअली डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, स्ट्रेट जानी थी बट इधर पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना था, बट ये डिफ्लेक्ट हो गया। सेम वे से बाकी भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो भी विंड है जो लो प्रेशर के अराउंड आ रही है, ये भी स्ट्रेट आनी थी बट इसका भी डिफ्लेक्शन होगा, बट राइट की तरफ होगा। इसके रिस्पेक्ट में राइट कौन सा रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। तो ये विंड इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से जो विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है, इसके रिस्पेक्ट में अभी राइट ये है, ये लेफ्ट है, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये विंड स्ट्रेट न जाते हुए इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। ये विंड इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, हायर टू लो, बट बिकॉज अभी इसके रिस्पेक्ट में ये राइट है और ये लेफ्ट है, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या होगा, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट की जाएगी विंड, तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो आपको एक चीज यहां पे दिख रहा होगा कि विंड एकदम स्ट्रेट इस लो प्रेशर में एंटर नहीं हो रही है, यहां पे डिफ्लेक्शन है। मतलब ये विंड इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है और लो प्रेशर की तरफ जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है लो प्रेशर की तरफ जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है पता है क्या, ये विंड ना अभी अदर भी लो प्रेशर होगा, जैसे कि ये चार तो मैंने हाई प्रेशर निकाले हुए हैं, बट उसके अलावा भी हाई प्रेशर हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलो और एक हाई प्रेशर था यहाँ पे कहीं पे, करेक्ट, यहां से भी विंड स्ट्रेट जानी चाहिए थी, चाह रही थी, बट वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, यहां से भी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, यहां से भी कोई विंड आएगी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, यहां से भी कोई विंड आएगी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर में विंड पुल की जा रही है, बट एकदम स्ट्रेट एंटर ना होते हुए वो अभी इस तरीके से एंटर हो रही है। तो यहां पे देखो ये विंड ना ऐसा सर्कुलेटरी मोशन बना देती है, मतलब विंड जो एंटर होती है ना वो स्ट्रेट ना एंटर होते हुए ऐसे सर्कल में एंटर होती है। मतलब ये लो प्रेशर है तो ये इस तरीके से एंटर होती है, बेटा ये लो प्रेशर है, ये इसका ही रिप्रेजेंटेशन है, मैं सिर्फ यहां पे दिखा रहा हूं। ये एकदम स्ट्रेट ना जाते हुए ये इस तरीके से एंटर होगी, ये इस तरीके से एंटर होगी, ये इस तरीके से एंटर होगा, ये विंड इस तरीके से एंटर होगा, ये इस तरीके से। करेक्ट, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो विंड जब एंटर हो रहा है ना तो ये एक ऐसे सर्कुलेशन बना रहा है, मतलब अंदर जाते ही ये घूम के अंदर जाती है, फिर मतलब एक वर्टेक्स बना रहा है। यहाँ पे वर्टेक्स समझ में आ रहा है आपको, वर्टेक्स मतलब जैसे हवा घूमती है ना हमारी, करेक्ट, तो ये इस लो प्रेशर के अराउंड ऐसे विंड एकदम स्ट्रेट में जाते हुए ऐसे घूमते हुए अंदर जाती है, करेक्ट, ऐसे जाएगी अंदर जाएगी, ये वाली विंड अंदर जाएगी, करेक्ट, घूमते हुए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो रोटेशन फॉर्म हुआ है अराउंड दिस लो प्रेशर, ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, करेक्ट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है आपको, ये विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे, तो इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो ये कौन सी मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहा जाता है।
समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना तब काम करेगा जब विंड एक सेंटर पॉइंट में एंटर करेगी। तो ये लो प्रेशर के अराउंड ही सेंटर पॉइंट जनरेट होता है। हमेशा याद रखो कि लो प्रेशर के अराउंड ही क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर में एक्चुअली एयर पुल की जाती है, हाई प्रेशर के अराउंड पुल नहीं की जाती, लो प्रेशर में ही एयर पुल की जाती है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट हाई प्रेशर एरियाज। तो जब एंटर करेगी लो प्रेशर एरिया में एयर, तो वो एकदम स्ट्रेट एंटर न करते हुए वो सर्कल बनाते हुए एंटर करेगी, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में अभी भी कह रहा हूं आपको, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे राइट डिफ्लेक्शन हुआ है। राइट डिफ्लेक्शन कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट राइट, तो ये राइट हेमिस्फीयर में जा रही है। तो यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना, जो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसीलिए जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्कुलेशन बनता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सर्कुलेशन बनता है अराउंड द लो प्रेशर, वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड साइक्लोन्स। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा वो उसके बारे में, बट इतना समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि लो प्रेशर के अराउंड ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बनती है। क्लियर? ये क्लियर हो रहा है सभी को? नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार पूछ लो, क्योंकि ये अगर समझेगा तो आगे में आने वाले हमारे साइक्लोन के कंसेप्ट अंडरस्टैंड होंगे, नहीं तो साइक्लोन भी आपको नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है साइक्लोन। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, कैसे विंड एंटर हो रही है, कैसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बन रहा है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस क्या क्या। ठीक है, इतना भी मतलब इसमें हम लोग पढ़ तो रहे सेंट्रीपिटल फोर्स, बस उसमें ये हमारा फोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है, अलग फोर्सेस भी काम कर रहे हैं। क्लियर है? अरे अगर नहीं है तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि आगे जाके ना, नहीं तो आपको ना आगे के कंसेप्ट नहीं समझेंगे। तो बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम जब बनती है तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से एयर इस तरीके से एंटर करती है, ऐसे समझिए। करेक्ट, यहां से भी एंटर करेगी, यहां से भी एंटर करेगी, और इवेंचुअली ये ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है विंड्स को। ठीक है, इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स आते हैं सामने जाके। ओके, अभी देखो दूसरा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में था। भाई साउथ हेमिस्फीयर में भी तो बनते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में क्या इशू है, साउथ हेमिस्फीयर में तो बनेंगे। अभी साउथ हेमिस्फीयर में कुछ सर्कुलेशन अलग हो सकता है क्या, देखते हैं। साउथ हेमिस्फीयर, बट साउथ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड को किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, लेफ्ट की तरफ करता है। अगर मानो साउथ हेमिस्फीयर में कोई लो प्रेशर एरिया बना है, विंड इस तरीके से एंटर होती है यूजुअली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी डिफरेंट डिफरेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एंटर हो रही है, बट साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंड जो है ये राइट की तरफ टिल्ट न होते हुए ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगी, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि कोरियोलिस फोर्स साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है। तो विंड अभी इस डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट होगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब विंड ट्रेवल कर रही है, मतलब वहां पे जा रही है, तब वो लेफ्ट की तरफ एंटर करेगी। ये लेफ्ट की तरफ करेगी, स्ट्रेट जानी थी, लेफ्ट इसका ये है, ये इसका लेफ्ट ये है, तो ये इस डायरेक्शन में एंटर करेगी, ये इस डायरेक्शन में इस तरफ। तो बेसिकली साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट टिल्ट की वजह से विंड इस तरीके से एंटर करेगी लो प्रेशर में, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, यहां से आने वाली विंड लेफ्ट ये है। मैं अभी आपको वो थोड़ा ना समझ लेना पड़ेगा लेफ्ट और राइट कैसे है। अभी आप बोलोगे सर ये लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हम लोग जब विंड के डायरेक्शन में चलेंगे तो उस टाइम पे आपको उधर देखना है जिस डायरेक्शन में एरो है, तो आपको फिर राइट और लेफ्ट का अंदाजा आ जाएगा कि एग्जैक्टली राइट और लेफ्ट कौन सा रहेगा। तो ये सभी के सभी लेफ्ट ही है जो मैं निकाल रहा हूं। देखो आप इधर चलते हुए जाओ तो ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करेगी नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में। यहाँ पे भी देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहे हो तो ये आपका लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, तो ये इससे मूव करेगी। तो बेसिकली ये जो विंड है ये इस लो प्रेशर में इस तरीके से एंटर करेगी और लेफ्ट की तरफ से। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, ये विंड जब इस तरीके से लो प्रेशर के अराउंड इन, हाँ लो प्रेशर के अराउंड इस डायरेक्शन में एंटर हो रही है, ऐसे ऐसे एंटर हो रही है,
तो आपको एक सर्कुलेशन बनते हुए दिख रहा है क्लॉकवाइज, दिख रहा है, ये अंदर में जा रही है विंड, ये भी अंदर में जा रही है विंड, ये भी अंदर में जा रही है, तो ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये सर्कुलेशन बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये सर्कुलेशन बना क्लॉकवाइज। तो आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है कि साउथ हेमिस्फीयर में आपका सर्कुलेशन जो बना था, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब राइट की तरफ से इस तरीके से एंटर हो रही थी विंड, मतलब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होके, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कह रहा हूं, साउथ हेमिस्फीयर में नहीं, साउथ हेमिस्फीयर वाला है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज बना था। ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना था आपका, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली सर्कुलेशन आपका क्लॉकवाइज बना। तो याद रखिए कि साउथ हेमिस्फीयर में जब लो प्रेशर में एंटर होती है ना एयर, तब एक जो हम लोग कहते हैं, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ना, ये सब कुछ चीजें आपने भी देखी हुई है प्रैक्टिकली। कौन सी? जो ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि समर के टाइम पे, या फिर समर के टाइम पे हमने वो भंवरा देखा होगा, वो धूल उड़ाते हुए चलता है ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है, तो ये राउंड राउंड करते हुए जो उड़ता है ना, उसमें एक्चुअली सराउंडिंग हाई प्रेशर से एयर एक्चुअली पुल की जाती है, और वो फिर ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाता है। करेक्ट, जो मैं अभी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इन 2D फॉर्मेट, तो यहां पे क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना है, ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या बना था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बना था। और यही याद करना है, इसी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा कि इन नॉर्थ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, गलत हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इन साउथ हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, तो यस ये सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनता है लो प्रेशर के अराउंड, और साउथ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनता है। और ये सर्कुलेशन हमेशा लो प्रेशर के अराउंड ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर में ही तो एयर आती है, हाई प्रेशर के अराउंड नहीं बनेंगे। हमेशा याद रखो कि जो भी ऐसे सर्कुलेशन बनेंगे ये आपके लो प्रेशर के अराउंड ही बनेंगे, क्योंकि लो प्रेशर में ही डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से एयर पुल की जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब एंटर करेगी एयर, तब वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करके एंटर करेगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट उसका सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जब एंटर करेगी एयर, तो उसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ रहेगा, तो उसका रिजल्टेंट जो आपका सर्कुलेशन रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। तो फर्क यहां पे है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन फॉर्म होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज सर्कुलेशन फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये यहां पे मैं समरी दे रहा हूं आपको अभी, फिलहाल तो समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद में ये सेंट्रीपिटल फोर्स समझेंगे हम लोग। तो यहां पे देखो, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। तो अभी तक हमने क्या देखा था डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन में, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन कैसे होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर, और हमेशा याद रखना कि लो प्रेशर के अराउंड ही सर्कुलेशन बनेगा। क्यों बनेगा लो प्रेशर के अराउंड सर्कुलेशन? क्योंकि उसमें पुल की जाती है। बट एक बात याद रखो कि इसकी वजह से जब सर्कुलेशन बना ना लो प्रेशर के अराउंड, मतलब दोनों कहीं भी रहने दो, अगर मान के चलो क्लॉकवाइज बना, एंटी क्लॉकवाइज बना, जो भी बना होगा, बट एक चीज आपने याद रखना था कि ये जो सर्कुलेशन है ना, ये सर्कुलेशन मैंने अभी आपको कहा कि समर के दिनों में जब आप देखते हो, ये मान के चलो कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसका क्लॉकवाइज बनेगा सर्कुलेशन। तो ये जो क्लॉकवाइज है, कोई भी लो प्रेशर के अराउंड क्लॉकवाइज रहे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहे, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर का रहे या फिर साउथ हेमिस्फीयर का रहे, ये सर्कुलेशन आप जब मैंने कहा कि समर में देखते हो, तो ये जो लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलेशन बन रहा है ना, इससे ही बनते हैं हमारे साइक्लोन्स। दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जो साइक्लोन्स बनते हैं ना, इन्हीं के अराउंड बनते हैं। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा, तब तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा। या फिर ऐसे उल्टा समझिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के लिए आपको लो प्रेशर में एयर का इनपुट आना चाहिए, या फिर एयर को पुल करना चाहिए। जब तक लो प्रेशर के अराउंड की जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर के अराउंड के जो हाई प्रेशर एरियाज है, वहां से विंड लो प्रेशर में पुल नहीं की जाएगी इन ए सर्कुलेटरी मैनर। सर्कुलेशन होना एनी टाइम इंपॉर्टेंट है, उसी हम लोग साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन तब कहेंगे जब वो सर्कल में एयर एंटर करेगी तब।
ठीक है, अगर सीधी एंटर होगी तो कोई मतलब नहीं बनता, वो सीधी एंटर होगी ऊपर चली जाएगी अगर वार्म अप होगी तो, करेक्ट। बट वो जब एंटर करेगी तो ऐसे घूम घूम के बनेगी, तो फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन घूमते हुए रहेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन सीधा एंटर होने के बाद नहीं बनता, ठीक है, उसको ऐसे घूमते घूमते एयर जब आएगी तब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और उससे ही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस तरीके का लो प्रेशर के अराउंड जो एक सर्कुलेशन बनता है उसको नाम दिया गया है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर का रहने दो या फिर साउथ हेमिस्फीयर का रहने दो, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर एरिया हो सकता है, साउथ हेमिस्फीयर में भी लो प्रेशर एरिया हो सकता है। बट इन जनरल लो प्रेशर के अराउंड जो भी सर्कुलेशन बनेगा उनको हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहेंगे। लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला सर्कुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से एक बार, ये चीज अलग है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, बट ये सिस्टम को हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला जो सर्कुलेशन है उनको हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। बट डायरेक्शन आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन का अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर के अराउंड तो बन रहा है, बट नॉर्थ हेमिस्फीयर में अभी हमने देखा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज था, करेक्ट। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था अभी लो प्रेशर के, ये दोनों सर्कुलेशन लो प्रेशर के अराउंड ही बने थे, तो एंटी क्लॉकवाइज था। बट साउथ हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलेशन बना था वो क्लॉकवाइज था। और मैंने अभी कहा आपको कि लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलेशन बनता है उनको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। और हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर साउथ हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन्स बनते हैं उनका सर्कुलेशन डिसाइड होता है वो कहां पे बन रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई साइक्लोन बन रहा है, और हमेशा याद रखो कि साइक्लोन बनेगा तो बनेगा सिर्फ लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा, वो फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में बनने दो या फिर साउथ हेमिस्फीयर में बनने दो, साइक्लोन हाई प्रेशर के अराउंड बिल्कुल नहीं बनेगा, करेक्ट। इसीलिए नाम भी उसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए लो प्रेशर बनना जरूरी है, और लो प्रेशर बनेगा तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर का है तो वो जो साइक्लोन रहेगा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेशन रहेगा। अगर साइक्लोन साउथ हेमिस्फीयर में बन रहा है तो वहां पे साइक्लोन क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर सर्कुलेशन दिखाएगा। मतलब साइक्लोन की डायरेक्शन चेंज होती है, साइक्लोन की डायरेक्शन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर। तो साइक्लोन अभी सामने आके जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब मैं यही बताऊंगा आपको कि क्यों नॉर्थ हेमिस्फीयर के साइक्लोन क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और साउथ हेमिस्फीयर के क्लॉकवाइज होते हैं। तो उसका बेसिक रीजन ये है, बेसिक रीजन ये है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इन बोथ हेमिस्फीयर डिफरेंट वे में काम करता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें बताया कि अच्छा ये सर्कुलेशन फॉर्म होने के लिए रीजन क्या था, विंड तो सीधा सीधा लो प्रेशर में एंटर हो रही थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ये तो सीधा एंटर हो जाती, बट ये सीधी सीधी एंटर क्यों नहीं हो पा रही है। इस तरीके से सीधी सीधी एंटर न होने का रीजन ये है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इनको सीधा एंटर नहीं होने दे रहा है, इनको टिल्ट कर रहा है राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ, वो डिपेंड करेगा किस हेमिस्फीयर में वो टिल्ट कर रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म होने के लिए भी, ठीक है, याद रखो। कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होता, कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होता तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नहीं बनते। क्या कहा मैंने, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नहीं बनते। और इसके पहले ही मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, यहां पे होता ही नहीं है, जीरो होता है। तो इसका मतलब यहां पे अगर कोई लो प्रेशर एरिया बना है तो यहां पे विंड सीधी सीधी एंटर हो जाती है। मतलब इक्वेटर के पास जो भी लो प्रेशर एरिया बन रहा है वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होने के कारण, जीरो होने के कारण सीधी सीधी एयर एंटर होती है, उसके वजह से कोई सर्कुलेशन नहीं बनता, उसकी वजह से कोई सर्कुलेशन नहीं बनता, इसीलिए वहां पे कोई साइक्लोन भी नहीं बनता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाई देयर इज ए नो साइक्लोन फॉर्मेशन इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में साइक्लोन न बनने का रीजन क्या है, क्या मतलब क्या है, ठीक है। वहां पे लो प्रेशर नहीं बनता इसलिए नहीं, लो प्रेशर तो बनता है, लो प्रेशर बनने के बावजूद भी, क्योंकि लो प्रेशर के अराउंड ही हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, ये हमने अभी देखा। लो प्रेशर नहीं बनेगा तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं बनेगा। बट साइक्लोन बनने के लिए या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के लिए सिर्फ लो प्रेशर बनना जरूरी तो है या फिर उतना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ वहां पे कोरियोलिस फोर्स भी होना जरूरी है। लो प्रेशर वहां पे बनेगा तो सिर्फ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा ऐसा नहीं है। मैंने स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमेशा और हमेशा लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा।
लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बट साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर के अराउंड बनने के लिए और एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है कोरियोलिस फोर्स। और अभी मैंने जैसे बताया कि कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट है, मतलब जीरो है एट इक्वेटर, और इक्वेटर के पास जीरो होने के कारण क्या हो रहा है कि विंड लो प्रेशर में एंटर तो हो रही है, बस सीधी सीधी एंटर हो रही है, वो सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म करके एंटर नहीं हो रही है। जब तक वो सर्कुलेटरी मोशन करके एंटर नहीं करेगी तब तक यहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा। और इक्वेटर के पास लो प्रेशर बनने के बावजूद भी वहां पे साइक्लोन्स इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट। ठीक है, और इसके ऊपर ना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट, कि मतलब कि व्हाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इन इक्वेटोरियल रीजन इवन देयर इज ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। मतलब जो साइक्लोन के और भी कंडीशंस होती है फॉर्मेशन के लिए, मैं बताऊंगा सामने जाके कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी इक्वेटोरियल रीजन में क्यों साइक्लोन्स नहीं बनते या फिर साइक्लोन्स ही नहीं होते, क्योंकि उसका मेन कारण है कोरियोलिस फोर्स का न होना। वहां पे नहीं तो ऐसा होता है ना, वहां पे अगर कोरियोलिस फोर्स होता अगर इक्वेटोरियल रीजन में, तो वहां पे इतनी फेवरेबल कंडीशन है ना कोरियोलिस फोर्स फॉर्म होने के लिए कि वहां पे इतने बड़े बड़े साइक्लोन आते कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे आने वाले साइक्लोन से भी बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आते वहां पे, करेक्ट, बट जस्ट बिकॉज वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो उसके कारण वहां पे साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाते। ठीक है, विंड लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है बट साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, सीधा सीधा विंड एंटर होके निकल जा रहा है वहां से। ठीक है, मतलब एयर आएगी और ऊपर चली जाएगी, वो घूमते हुए नहीं कोई सर्कुलेशन बनाएगी। क्लियर? तो आपको समझना इतना ही था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनेगा, बट ये लो प्रेशर के अराउंड जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा वो दो तरीके का बनेगा। अगर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है वो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है वो क्या बनता है, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनता है। ये दिमाग में डाल दो। अभी ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, और एक सर्कुलेशन होता है जिसे कहते हैं हम लोग एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक मतलब क्या कि इसकी एग्जैक्ट अपोजिट, जो लो प्रेशर के अराउंड जो सर्कुलेशन बन रहा है जिसे हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह रहे हैं, उसकी अपोजिट एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। अभी अपोजिट एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना मतलब क्या, मतलब एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपोजिट है, इसका मतलब क्या, तो अभी मैंने क्या कहा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका बनता है लो प्रेशर के अराउंड, तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा हाई प्रेशर के अराउंड। बस इतना ही, हाई प्रेशर के अराउंड आपका बनेगा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह होता है कि हाई प्रेशर से जो इसके सराउंडिंग के लो प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर हो सकता है, यहां पे लो प्रेशर हो सकता है, यहां पे लो प्रेशर हो सकता है, जिस तरीके से हाई प्रेशर बहुत सारे हो सकते हैं उस तरीके से लो प्रेशर भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जहां जहां पे लो प्रेशर है वहां तक विंड ट्रेवल करेगी इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि हाई प्रेशर से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एयर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, मतलब वहां से आउटवर्ड मूवमेंट करेगी। आउटवर्ड मतलब वहां से बाहर निकल रही है। लो प्रेशर में क्या हो रहा था, लो प्रेशर में अंदर आ रही थी, ठीक है, लो प्रेशर में अंदर आ रही थी, यहां बाहर जा रही है। तो अभी सेम रूल अप्लाई होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का। मतलब व्हाट, कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो राइट की तरफ टिल्ट होता है ना बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो ये भी तो विंड बाहर जा रही है, तो इसका भी सर्कुलेशन कैसे होगा, बाहर जाते टाइम ये इस तरीके से टिल्ट राइट की तरफ मूव करेगी, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें पता है विंड स्ट्रेट बाहर न जाते हुए बाहर निकलेगी इस तरीके से, मतलब टिल्ट होके। तो बेसिकली इसको मैं फाइनल रिप्रेजेंट कर मुझे दिखाना है, तो हाई प्रेशर से बाहर निकलने वाली एयर एकदम स्ट्रेट बाहर नहीं निकलती है, वो बाहर निकलने के टाइम पे इस तरीके से बाहर निकलती है, घूमते घूमते बाहर निकलती है। ठीक है, घूमते घूमते बाहर निकलती है, जैसे वो दिवाली के टाइम पे वो चक्री जलाते हैं हम लोग, उस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट बाहर नहीं निकलती, राइट की तरफ टिल्ट होती है। बट आप बोलेंगे सर ये भी तो सर्कुलेशन जैसे दिख रहा है, नहीं, सर्कुलेशन में एयर का एक ही जगह आना जरूरी है, तब जाके फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड एयर जब एक जगह आती है और वो घूमते हुए आती है, जैसे कि लो प्रेशर के अराउंड होता है, यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहां से एयर बाहर चली जा रही है, सेंटर में कोई एयर ही नहीं बच रही है, यहां से एयर बाहर जा रही है। अभी दिखने के लिए आपको लग रहा है ये सर्कुलेशन है, बट ये सर्कुलेशन नहीं है।
सर्कुलेशन मतलब जैसे साइक्लोन का सर्कुलेशन होता है, जैसे आपने समर वगैरह में देखा होगा कि एक ही जगह पे आपकी मिट्टी घूमते रहती है, वो जब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा तब तक नहीं बनेगी। यहां से एयर निकल गई है, लो प्रेशर में एयर आती है और वहां पे भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है। ये यहां से एयर बाहर जाती है बट वो राइट की तरफ टिल्ट होकर ऐसे बाहर जाती है। तो इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है, बट ये सर्कुलेशन भी जैसे मैंने कहा कि ये एक तरीके से कोई तो रोटेशन ही दिख रहा है इस तरीके से, करेक्ट, जैसे चक्री घूम रही है उस तरीके से। तो इसको हम लोग कहेंगे, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, समझ पा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बट ये सर्कुलेशन किसके अराउंड बना हुआ है, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के अराउंड कौन सा सर्कुलेशन बनता है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो नाम दिया गया है कि जो भी हाई प्रेशर के अराउंड सर्कुलेशन बनेगा उसको एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि लो प्रेशर के अराउंड फिर कोई भी हेमिस्फीयर रहने दो, नॉर्थ हेमिस्फीयर रहने दो, साउथ हेमिस्फीयर रहने दो, हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा तो उसको हम लोग एंटी साइक्लोनिक ही कहेंगे। लो प्रेशर के अराउंड बनेगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर रहने दो, साउथ हेमिस्फीयर में रहने दो, उसको हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही कहेंगे। बट अभी इश्यू क्या है कि साइक्लोनिक तो है लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला सर्कुलेशन, बट उनकी सिर्फ डायरेक्शन अलग है। इन नॉर्थ हेमिस्फीयर जैसे लो प्रेशर के अराउंड हमारा बन रहा था साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन के डायरेक्शन कह रहे थे, और इसको क्या कह रहे थे, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। अभी यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं स्टूडेंट, इसीलिए होते हैं क्योंकि एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ये सर्कुलेशन बताएगा किसके अराउंड हो रहा है, फॉर, करेक्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन और साइक्लोन ये दो वर्ड यूज किए जा रहे हैं किस हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर के अराउंड वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो मैंने बताया था नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव हो रहा है, तो उसी के कारण इस तरीके से मूवमेंट हुई है, और रिजल्टेंट इसका जो सर्कुलेशन बना ये आपका क्लॉकवाइज बना, करेक्ट, क्लॉकवाइज बना, क्लियर। तो अभी अगर हम लोग साउथ हेमिस्फीयर का इमेजिन करते हैं तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में आपको पता है कि जो फोर्स काम करता है कोरियोलिस फोर्स, वो आपका लेफ्ट की तरफ उसका इंपैक्ट होता है। लेफ्ट की तरफ इंपैक्ट होगा मतलब क्या, हाई प्रेशर से अभी एयर बाहर तो निकलेगी बट एकदम स्ट्रेट बाहर नहीं निकलेगी, साउथ हेमिस्फीयर में एकदम स्ट्रेट बाहर नहीं निकलेगी, कहां पे इसका इंपैक्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब एयर निकलने के टाइम पे इस तरीके से बाहर निकलेगी, क्योंकि लेफ्ट की तरफ मुड़ी जाती है, स्ट्रेट नहीं है, लेफ्ट की तरफ मुड़ी है। तो रिजल्टेंट इसका सर्कुलेशन जो रहेगा ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज तो है, और उसके साथ साथ ये इसे हम लोग एंटी साइक्लोनिक भी कहते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर के अराउंड के जितने भी सर्कुलेशन होते हैं वो एंटी साइक्लोनिक होते हैं, बट डायरेक्शन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो अगर मैं अभी आपको बहुत सारा यहाँ पे शायद से कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक ना समरी चार्ट बनाता हूं सो दैट कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी यहां पे क्या था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अभी आपको पता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने अभी बताया वो लो प्रेशर के अराउंड बनता है, तो ये हमेशा दिमाग में डाल देना कि लो प्रेशर के अराउंड बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और उसके अराउंड उसके अपोजिट क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक होता है, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा बनता है हाई प्रेशर के अराउंड, ठीक है, क्लियर। अभी जैसे मैंने कहा था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोनिक फॉर्म होता है, यहाँ पे लो प्रेशर के अराउंड क्या बनेगा, इस तरीके से एयर इसमें आएगी, लो प्रेशर के अराउंड क्या होती है, विंड इस तरीके से एंटर करती है, अलग डायरेक्शन से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये रिजल्टेंट सर्कुलेशन आपका क्लॉकवाइज बन जाता है, करेक्ट। बट अगर साउथ हेमिस्फीयर में देखा जाए तो लो प्रेशर के अराउंड, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो लो प्रेशर के अराउंड ही बनता है, फिर वो नॉर्थ हेमिस्फीयर रहने दो, साउथ हेमिस्फीयर में, तो वो लेफ्ट की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करेगी, करेक्ट, इस तरीके से एंटर करेगी, इस तरीके से एंटर करेगी, तो रिजल्टेंट आपका क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी सिर्फ यहाँ पे सिस्टम दिखाया ही मैंने कि लो प्रेशर के अराउंड
नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसे अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ पा रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, ठीक है। और क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी जैसी हमारी मूव करती है, करेक्ट, उस दिशा। क्लियर। तो ये एरो आपको ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा, ये घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ समरी चार्ट इसका। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी अपोजिट रहेगा साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर। तो ये अपोजिट होते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर के अराउंड बन रहा है, लो प्रेशर के अराउंड, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है और साउथ हेमिस्फीयर में उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अभी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है, जो हाई प्रेशर के अराउंड बनता है। हमेशा याद रखना कि यहां पे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोनिक। तो अभी मैं फिर से एक बार बताऊं, एंटी क्लॉकवाइज अगर वर्ड देख रहे हो तो इट इज एक्चुअली डायरेक्शन, और साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक बता रहा है कि वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर के अराउंड। अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हुआ था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर के अराउंड जब बनेगा तब ये क्या बनेगा, यहां से निकलने वाली एयर राइट की तरफ टिल्ट होकर बाहर निकलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर से तो बाहर निकलती है, तो ये बाहर निकलती है। तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज सर्कुलेशन रहेगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ टिल्ट कर देता है एयर को। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे रिजल्टेंट आपका जो सर्कुलेशन बना ये क्लॉकवाइज बना। क्लॉकवाइज बना मतलब एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज, और इसकी अपोजिट जो रहेगा वो रहेगा इन साउथ हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर। तो आपको याद एक ही रखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसका ही अपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हाई प्रेशर के अराउंड बनता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है साउथ हेमिस्फीयर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि इसी के ऊपर ना स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। मैं स्टेटमेंट कैसे बनेंगे तो एक दो क्वेश्चन में सैंपल जानबूझ के आज के मतलब ग्रुप में डाल दूंगा, दो तीन क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको एक बार जज करिए, अगर नहीं जज कर पा रहे हो तो हम लोग कल मतलब नेक्स्ट वीक जब भी मेरा लेक्चर रहेगा तब उसको फिर से डिस्कस करेंगे। बट ये अगर नहीं समझेगा तो इसके ऊपर आप मतलब आखिर तक कंफ्यूज रहोगे कि सर ये एंटी साइक्लोनिक साइक्लोनिक एग्जैक्टली क्या होता है, एंटी साइक्लोन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं बार बार इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये हमारे डायरेक्शन बता रहे हैं, और सर्कुलेशन एक्चुअली हम लोग उनके नाम जो दे रहे हैं साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक, वो किस प्रेशर के अराउंड बन रहा है, मतलब लो प्रेशर के अराउंड बन रहा है तो साइक्लोनिक रहेगा, और लो प्रेशर के अराउंड हमेशा साइक्लोनिक ही बनेगा, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक नहीं बनेगा। और हाई प्रेशर के अराउंड हमेशा एंटी साइक्लोनिक ही बनेगा। हाँ, भला ही उस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का हेमिस्फीयर वाइज डायरेक्शन अलग रहे, ठीक है। क्लॉकवाइज सर्कुलेशन सॉरी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर वाइज उसका सर्कुलेशन का डायरेक्शन अलग रहे, बट वो हमेशा लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा साइक्लोनिक, और हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा एंटी साइक्लोनिक। क्लियर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वाइट कंफ्यूज रहोगे आप कुछ टाइम तक, बट वो समझने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताऊंगा, ठीक है। बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आगे के कंसेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो मैं अभी फिर से एक हमारा वो बच गया ना, अभी तक तो खत्म नहीं किया, वो खत्म कर देते। और एक जियोस्ट्रॉपिक विंड का है, तो मुझे नहीं लगता जियोस्ट्रॉपिक विंड खत्म होगा, इसको मैं पहले तो एंड करते हैं, वैसे देखते हैं अगर वो भी हो पाएगा तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हुआ था, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड द सेंटर होता है, और हमें पता है कि टुवर्ड द सेंटर वाला फोर्स जो होगा, अगर कोई विंड को अंदर तक आना है तो यहाँ पे बीच में लो प्रेशर होना जरूरी है। जब तक लो प्रेशर नहीं होगा तब तक विंड खींची नहीं जाएगी, क्योंकि एयर तो लो प्रेशर की तरफ आती है, वहां से दूर नहीं जाती, जैसे हाई प्रेशर से दूर जाती है। तो लो प्रेशर में आनी है विंड को एक जगह आना है, तो यहाँ पे आपका बनना चाहिए लो प्रेशर। अभी लो प्रेशर के अराउंड मैंने अभी कहा आपको कि लो प्रेशर के अराउंड याद रख लीजिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही बनेगा, ठीक है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। हाँ, डायरेक्शन अलग हो सकता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर वाइज, बट साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही रहेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, इसका मतलब बिकॉज ऑफ लो प्रेशर के कारण, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द अर्थ सरफेस,
formation of low pressure over the earth surface, that low pressure area, because of formation of low pressure over the earth surface, that low pressure area is actually attracting the wind from different side. ठीक है, वो पुल कर रहा है डिफरेंट हाई प्रेशर से एयर, तो उसकी वजह से सेंटर में क्या हो रहा है, एयर आ रही है, और जो सेंटर में एयर आ रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली देखो, एक्ट्स ओनली ऑन एयर दैट इज फ्लोइंग अराउंड द सेंटर्स, इसलिए हमने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे काम करेगा, ओनली अराउंड द एयर दैट इज फ्लोइंग अराउंड द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ जो सर्कुलेशन होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलेशन की तरफ जब एयर आती है उसी के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट एंड इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट। अभी ये परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट। तो बेसिकली क्या है कि विंड जब अंदर आ रही थी, विंड जब अंदर आ रही थी, यहां पे भी अंदर आ रही है, यहां पे भी अंदर आ रही है, यहां पे भी अंदर आ रही है, और इसमें जब आ रही थी तो इसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट हुआ था जिसे हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। बट जब ये सेंटर में आ रही है तो इसी फोर्स का जो नेचर है उसे जिसे हम लोग कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली ये विंड जब अंदर आ रही है तब ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इस तरीके से राइट डायरेक्शन में। फिलहाल तो अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर उसके कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट, परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट एंड इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये परपेंडिकुलर विंड मूवमेंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, क्योंकि उसका रोटेशन चेंज हो रहा है ना अंदर आने के बाद, करेक्ट। एंड देयरफॉर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अभी मैंने बताया कि भाई लो प्रेशर एरिया के अराउंड ही आपकी एयर अंदर आएगी, जिसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो लो प्रेशर एरिया के अराउंड जो फिर एक परपेंडिकुलर इनका मूवमेंट, मतलब बिकॉज ऑफ सम कोरियोलिस फोर्स, इसका इनवर्ट साइड में जब इस तरीके से सर्कुलेशन फॉर्म होगा, उसी की वजह से हमारा क्या बनेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो बेसिकली आपको वही समझना जरूरी है कि लो प्रेशर यहां पे एक्ट कर रहा है एज ए पुलिंग फोर्स। पुलिंग मतलब डिफरेंट एरिया से एयर सेंटर में पुल कर रहा है, और इसका ही रिजल्टेंट फोर्स जिसे हम लोग कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसको भी अंदर आने के टाइम पे वो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ सम कोरियोलिस फोर्स, उसका सर्कुलेशन फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये जानना बड़ा जरूरी है। परपेंडिकुलर टू द विंड मूवमेंट एंड इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, इतना याद रख लेना। ठीक है, और एक लास्ट है जियोस्ट्रोपिक विंड। अभी ये जियोस्ट्रोपिक विंड के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में हम लोग प्रेशर बेल्ट के बारे में जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेशर बेल्ट ही, बट लास्ट जियोस्ट्रोपिक विंड जो हमारा लास्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, एग्जैक्टली जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। ये जियोस्ट्रोपिक विंड इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि आने वाला जो एक टॉपिक है कॉल्ड जेट स्ट्रीम, ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम समझने के लिए ये जियोस्ट्रोपिक विंड समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं जेट स्ट्रीम आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होते हैं वो समझते हैं, और आने वाला जो हमारा टॉपिक है जेट स्ट्रीम, वहां पे मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा इसी टॉपिक को। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, when isobars are straight and when there is a no friction, pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blow parallel to the isobar। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी फिर से एक बार मैं वापस आ रहा हूं कि दो हमारे क्या है, आइसोबार है। लेट्स से दिस इज 940 मिलीबार का आइसोबार है, और ये हमारा 935 मिलीबार का आइसोबार है। अभी 935 छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये लो प्रेशर है। अच्छा, इसे हाई प्रेशर कर देते फिलहाल समझने के लिए, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 945 है मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये ज्यादा है मतलब ये हाई प्रेशर है, ये कम है मतलब ये लो प्रेशर है। और हमें बताया कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, अगर मान लो दो आइसोबार एक दूसरे को पैरेलल और स्ट्रेट है, एग्जैक्टली स्ट्रेट है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करेगा। इतना तो हमने इसके पहले भी जाना हुआ है। बट अभी क्या होगा कि जब ये फोर्स काम करेगा, किसके ऊपर काम करता है वो, जो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, गैसेस हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, लिक्विड पार्टिकल्स, जिसे ही हम लोग रिजल्टेंट विंड कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, विंड जनरेट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जनरेट हो रहा है, बट इसका जो इंपैक्ट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
विंड। अभी इसी विंड के ऊपर और एक फोर्स काम करता है ग्राउंड के पास, वो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, बट यहां पे एक कंडीशन दी गई है कि विंड तो जनरेट होगी है, बट जब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता। अभी फ्रिक्शन तो होने ही वाला है। आप बोलोगे सर अगर पहाड़ियां है, अगर कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे जंगल है, तो फ्रिक्शन तो रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वेयर देयर इज ए नो फ्रिक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे विंड का कंडीशन हम लोग कहां पे इमेजिन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम लोग हाइट पे, ठीक है, हाइट पे इमेजिन कर रहे हैं। व्हेन द आइसोबार आर स्ट्रेट, मतलब दो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बने, उसमें भी आइसोबार एकदम स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बन जाएगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में। बट व्हेन देयर इज ए नो फ्रिक्शन, इसका मतलब जो विंड फॉर्म हुआ है उसके कंटेक्स्ट में हम लोग समझ रहे हैं कि ये विंड हम लोग इमेजिन कर रहे हैं हाइट पे, जहां पे ग्राउंड के पास का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, ठीक है, हाइट पे कंसीडर कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, ये इतना भी आसान नहीं होता। हमने देखा है कि भाई ये पीजीएफ की वजह से जो विंड इनिशिएट होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है। और उसी की वजह से हमने क्या समझा था कि हमारा जो रिजल्टेंट विंड है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। डायरेक्शन एक्चुअली स्ट्रेट होनी चाहिए थी, बट कोरियोलिस फोर्स ने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, बेंड कर दिया, और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, करेक्ट। बट यहां पे कंडीशन है कि जब आइसोबार स्ट्रेट होते हैं और जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है, निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से इस विंड का स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करते हैं। तो जब अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है तो आपका स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने में वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स टोटली जीरो कर रहा है, जीरो ऐसे समझिए। तो व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड नो फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blow parallel to the isobar। तो उस केस में क्या होता है ना कि ये कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ता है कि ये विंड को यूजुअली ये स्ट्रेट विंड को इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता था, ये उसको ये इसको सिर्फ सिंपल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये इसको इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इस तरीके से मुड़ जा रही है। सॉरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। जब आइसोबार स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फिर फॉर्म होगा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में फॉर्म होता है, और जहां पे ग्राउंड के पास का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है ही नहीं, तो उस केस में जो इस डायरेक्शन से एक्ट होने वाला हमारा कोरियोलिस फोर्स है वो विंड को, स्ट्रेट विंड को इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है कि वो जो विंड है, रिजल्टेंट विंड, ये इस तरीके से ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। अभी आप इसको कैसे समझ सकते हो, मतलब कैसे ऑब्जर्व हो रही है आपको वो, पैरेलल टू द आइसोबार, ये रिजल्टेंट विंड है जहां पे कोरियोलिस फोर्स एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है, मतलब जितना स्ट्रेंथ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का है उतना ही कोरियोलिस फोर्स का है। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेट जाने वाली विंड थी बिटवीन टू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, वो स्ट्रेट में जाते हुए एग्जैक्ट मुड़ गई, और इतनी मुड़ी कि वो अभी इस आइसोबार्स को पैरेलल फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? पैरेलल फ्लो कर रही है। और इस तरीके की जो विंड होती है ना, जो प्रेशर आइसोबार्स को पैरेलल फ्लो करती है, उनको हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड, उसको कहते हैं हम लोग जियोस्ट्रोपिक विंड। तो इट मींस व्हाट कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जियोस्ट्रोपिक विंड आइसोबार्स मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है, आइसोबार स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है, किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? कोरियोलिस फोर्स के। जब आइसोबार स्ट्रेट होते हैं और कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, मतलब बैलेंस करता है, ठीक है। यहां पे वर्ड बैलेंस आया हुआ है, तो बैलेंस होना मतलब क्या? इक्वल हो जाना। जब आइसोबार स्ट्रेट रहते हैं और कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है,
तब जो विंड है ना, जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने वाली थी, वो एग्जैक्ट इतनी बेंड हो जाती है कि वो आइसोबार्स को पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और इसी पैरेलल फ्लो को, इसी पैरेलल आइसोबार को पैरेलल फ्लो करने वाले विंड को हम लोग क्या कहते हैं? जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि यहां पे हो क्या रहा है कि जियोस्ट्रोपिक विंड फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस नेचर में बन जाती है। उसमें क्या क्या कंडीशन बनती है? आइसोबार्स एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो कोरियोलिस फोर्स है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को काउंटर करता है, मतलब बैलेंस करता है या फिर इक्वल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट, और वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट विंड है एग्जैक्ट पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं आइसोबार्स को, जिस विंड को हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, व्हेन आइसोबार्स, फिर से एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, आइसोबार स्ट्रेट है, एंड व्हेन देयर इज ए नो फ्रिक्शन, pressure gradient force is balanced by Coriolis force and resultant wind blow parallel to the isobar। पैरेलल हो रही, देखो पैरेलल है दोनों, करेक्ट? ये पैरेलल है, तो उसको हम लोग कहेंगे जियोस्ट्रोपिक विंड। दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रोपिक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, वो याद रखना है कि क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है जियोस्ट्रोपिक विंड फॉर्म होने के लिए, और उसी के बेसिस के ऊपर एक्चुअली फिर स्टेटमेंट बनाते हैं मेन एग्जाम में कि जियोस्ट्रोपिक विंड कहां पे बनती है। तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होना ही चाहिए, आइसोबार्स पैरेलल होने चाहिए, मतलब ये वाला आइसोबार और ये वाला आइसोबार, ठीक है? उसके अलावा और एक कंडीशन, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना जरूरी है। तब तक आपका जब तक ये कंडीशन नहीं बनती तब तक आपका जियोस्ट्रोपिक विंड नहीं बनता। तो दिस इज कॉल्ड जियोस्ट्रोपिक विंड। तो अभी जियोस्ट्रोपिक विंड भी आपका इंफ्लुएंसिंग फैक्टर बन जाता है विंड का, मतलब जियोस्ट्रोपिक विंड इटसेल्फ इज ए इंफ्लुएंस, मतलब रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स, ठीक है, इस कंडीशन का। क्लियर? तो दिस इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, लास्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी ये मैंने इतना क्यों धीरे धीरे पढ़ाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं बता रहा था कि जियोस्ट्रोपिक विंड पढ़ेंगे तब सामने जाके आने वाला आपका जेट स्ट्रीम वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आपको सर्कुलेशन मोशन आ गया, हाँ, आपको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स पर्टिकुलरली और कोरियोलिस फोर्स अगर समझ में आता है, तो हम लोग इससे ही क्या पढ़े, इससे हमने क्या पढ़ा? साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पढ़ा। जो सामने जाके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आएंगे, फिर से एक बार मैं यहाँ इसका रेफरेंस दूंगा कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा था और क्यों साइक्लोन ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? आकृति, भूमि, गुनगुन, प्रेम, यशस्वी, यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, ये पांचों जो पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, फिर से आप एक बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली इसको कैसे समझना है, क्योंकि ये टॉपिक मैं अभी बार बार कह रहा हूं, ये 5 फैक्टर जब तक नहीं समझते सामने वाले टॉपिक आपको नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर बेल्ट का, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या रीजन है प्रेशर बेल्ट फॉर्म होने के लिए, और हमने अभी तक का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसके अराउंड ये डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, और आपको कैसे डायरेक्शन का सेंस आता है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक्स जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। नहीं तो डायरेक्शन आप रट्टा मारते हो, रट्टा मत मारिए, रट्टा मारने से भी अच्छा है कि उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। तो कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन आप खुद ही सेंस कर लेते हो, खुद ही ड्रॉ कर लेते हो कि किस डायरेक्शन में कौन सी विंड जाएगी। करेक्ट, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रेशर बेल्ट में विंड का डायरेक्शन कैसे समझना होता है और कैसे डायग्राम निकालनी होती है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डायग्राम इन ज्योग्राफी। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम को बड़ी पावरफुल डायग्राम कहता हूं हमेशा, क्योंकि ये इसके पहले भी मैंने एक ज्योमॉर्फोलॉजी में पावरफुल डायग्राम कहा था, जिसको हम लोग कहते थे वो वाली, जहां पे समर सोलस्टिस विंटर सोलस्टिस वाली डायग्राम थी। करेक्ट, क्योंकि उसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, टेक्निकल क्वेश्चन जो जहां पे स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। तो उसी के समान ये भी डायग्राम बड़ी पावरफुल है, दिखने के लिए बड़ा सिंपल दिख रहा है आपको ये, बट इसी के ऊपर ये पूरे जो में लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ इस डायग्राम के अंदर ही छुपा हुआ है। वो कल बताऊंगा मैं एग्जैक्टली जो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डायग्राम के अंदर कैसे छुपा हुआ है, और क्यों ये डायग्राम आपको अगर समझ में आती है तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर चलिए, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, हम लोग रुक रहे हैं। थैंक यू।